वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 331। हालांकि उनके रिश्ते में काफी प्रगति हुई थी, लेकिन एक दूसरे को नहाने में मदद करना बहुत ज्यादा अंतरंगता का स्तर था, खासकर तब जब जी फेई पूरी तरह से होश में नहीं थी। किन जियान को लगा कि ये अनुचित था, इसलिए किन जियान ने अपना फोन निकाला और अपनी बहनों से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वे मदद के लिए आ सकें। लगभग एक साथ दोनों बहनों ने पारिवारिक समूह चैट में अपनी कुंठा व्यक्त की, जिसमें किन जियान और जीफी शामिल नहीं थे। परिवार, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? किन जियान ने वास्तव में मुझे अपने घर आने और अपनी पत्नी को नहलाने में मदद करने के लिए कहा था। किन के पिता, दयनीय। किन की माँ, मैंने ऐसे बेटे का पालन पोषण कैसे किया? किन झाओ, क्या आपको यकीन है कि ये नहीं है कि जीफी ने जानबूझकर किन जियान को मौका दिया? बेहतर होगा कि आप लोग न जाएं। और इसलिए दोनों बहनों ने ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने संदेश नहीं देखा है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर बिस्तर पर लेटी जीफी का गुस्सा बढ़ता गया। दिन भर की मौज-मस्ती के बाद उसका शरीर चिपचिपा और असहज महसूस कर रहा था। उसकी मदद करने वाला कोई न होने पर उसने अपने कपड़े उतारने का फैसला किया। जब किन जियान ने किसी से भी संपर्क करना छोड़ दिया और रात गुजारने के लिए केवल जीफी को पोंछने का निर्णय लिया, तब तक वो पलट गया और जम गया। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो मुलायम बिस्तर और जीफी की गोरी, नाजुक त्वचा को रोशन कर रही थी। उसका सुंदर, निर्वस्त्र शरीर उठने की कोशिश कर रहा था। किन जियान के दिमाग में कुछ सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ देखे, जब तक कि उसने देखा कि जीफी अपना संतुलन खो रही है और गिरने वाली है। घबराकर वो आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस पल किन जियान को अपनी नाक में अचानक गर्मी महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, जीफी ने उसकी बाहों में संघर्ष करते हुए कहा, मुझे नहाने की जरूरत है, मुझे नहाने की जरूरत है, मैं बहुत असहज हूँ। किन जियान को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। इस समय वह बस शांत रहने की कोशिश कर सकता था और उसे बाथरूम तक ले जा सकता था। हालांकि जैसे ही वे बाथरूम में दाखिल हुए, उन्होंने आईने में अपने अस्त व्यस्त शरीर की झलक देखी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा था। अपनी पत्नी को देखते ही उसके शरीर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मामले को बदतर बनाने के लिए जीफी, जो अभी भी उसकी बाहों में थी, स्नान के दौरान बेचैन और असहनीय रूप से चिढ़ा रही थी। अंत में किन जियान, एक इंसान होने के नाते, अब और विरोध नहीं कर सका। उसने उसे बाथरूम की ठंडी दीवार से सटा दिया और उसे जोश से चूम लिया। जब जीफी उठी तो दोपहर हो चुकी थी। उसका हैंगओवर सिरदर्द बहुत भयानक था, लेकिन उसका शरीर साफ और आरामदायक महसूस कर रहा था। वह उठी और उसने देखा कि किन जियान वहां नहीं था। अपना फोन चेक करते हुए उसने किन जियान का एक संदेश देखा। उसके दादा ने उसे बात करने के लिए बुलाया था। उसने उसे उठने के बाद उससे संपर्क करने के लिए कहा ताकि वह उसे उठा सके। जीफी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। क्या वह एक बच्ची थी जिसे उठाकर ले जाना और छोड़ना पड़ता था? जैसे ही वह उठी, उसका रेशमी नाइट गाउन आराम से गिर गया। एक पल के लिए जीफी को लगा कि वह कुछ भूल गई है। जब वो टूथब्रश मुंह में लेकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, तो उसने इधर-उधर देखा और बगल में बाथरूम देखा। अचानक पिछली रात की यादें वापस आ गईं। एक पल में जीफी को लगा कि उसका पूरा शरीर शर्म से जल रहा है। कल रात वे वहां थे। वहां भावुक चुंबन मुख्य मुद्दा नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि किन जियान खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने अपनी प्रतिक्रिया से निपटते हुए उसे चूमा था। उसकी धीमी, भारी सांसों ने शॉवर की आवाज को दबा दिया था, और जीफी, जो अभी भी नशे में थी और चकित थी, ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। लेकिन अब ये याद करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग स्वतः ही बाथरूम के कामुक दृश्य की कल्पना कर रहा था, जिससे वह उत्तेजित भी हो रही थी और बहुत शर्मिंदा भी। उसके विचार जंगली कल्पनाओं से भर रहे थे। इसलिए जब किन जियान कमरे में आया तो उसने जी फी की आंतरिक आवाज को चिल्लाते हुए सुना, लानत है, क्या वह सचमुच मुझमें दिलचस्पी नहीं रखता? मैं वहां नंगी खड़ी थी और इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपना ख्याल रखा। क्या मुझमें कोई गरिमा नहीं है? किन जियान। उसने शुरू में सोचा था कि उसके कार्य जी फी के प्रति अपमानजनक थे और होश में आने के बाद उसने उन पर गहराई से विचार किया था। जब जी फी ने हलचल सुनी तो किन जियान पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। वह मुड़ी और उसकी शर्मीली लेकिन कोमल निगाहों से मिली, जिसने तुरंत उसके साहसिक विचारों को शांत कर दिया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी असंतोष झलक रहा था, खासकर तब जब उसने देखा कि किन जियान पूरी तरह से गर्मियों के आरामदायक परिधान में थी, जिससे किसी को भी झांकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये अनुचित है। उसने मुझे नग्न देखा है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। जितना ज्यादा जी फेई ने इसके बारे में सोचा, उतनी ही ज्यादा वो उत्सुक होती गई। उसकी नजर नीचे की ओर चली गई, जिससे किन जियान सख्त हो गया। ये तो बड़ा होगा, है ना? किन जियान, वह क्या सोच रही है? खैर, ऐसा लगता था कि केवल वही ऐसे विचार कानूनी और उचित रूप से सोच सकती थी। किन जियान को ऐसा महसूस हुआ कि वह जलने वाला है और उसने विषय बदलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने जी फी की अंतरात्मा की आवाज सुनी, मानो उसने कोई दृढ़ निर्णय ले लिया हो। मैं उसे नशे में धुत करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। जब वो असहाय हो तो उसे नंगा कर दूंगा और फिर उसे नहलाकर अपनी मर्जी से चोदूंगा। हे। किन जियान का गला सूख गया। वो बोल नहीं पा रहा था। उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, क्योंकि वो अवचेतन रूप से ये हिसाब लगा रहा था कि उसे नशे में आने के लिए कितने पैक की जरूरत होगी। उनमें से किसी ने भी पिछली रात हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि दोनों अपने अपने छोटे छोटे रहस्य छिपाए हुए थे। जब कपड़े पहनने का समय आया तो जी फी को थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि किन जियान ने पहले ही उसे अंडरवियर पहनने में मदद की थी। उसने सोचा कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वो नीचे गई और किन परिवार के अन्य युवा सदस्यों से मिली तो उसने देखा कि किन यान, किन झाओ और किन रोंग उसे जानने वाली मुस्कान के साथ देख रहे थे। बाद में पुराने घर में पारिवारिक भोजन के दौरान यहाँ तक कि किन के पिता और किन की माँ भी उन्हें चुपके से देख रहे थे। शुरू में तो जी फी को देर तक सोने के कारण थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि बड़े लोग उन्हें चिढ़ाने वाले भाव से देख रहे थे। जी फी को संदेह हुआ और वह किन जियान से फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी, क्या कोई ऐसी अफवाह है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? किन जियान को पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उस सुबह परिवार की ओर से उसे कई तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनने को मिली थी। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता या दादा ने क्या कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सभी उसे गर्व की भावना से देख रहे थे। जी फी के सवाल का सामना करते हुए किन जियान ने ईमानदारी से बताया कि कैसे उसने शुरू में अपनी बहनों से मदद मांगी थी। जी फी ने तुरंत उसे नापसंदगी भरी नजर से देखा। क्या वह सचमुच मेरी प्रतिष्ठा को लेकर इतना चिंतित है? क्या वह मुझसे तलाक लेना चाहता है या कुछ और? खाने की मेज पर किन परिवार के सभी वयस्कों को अचानक एक ही समय में खांसी आने लगी। भले ही वे कुछ भी खा रहे थे या पी रहे थे, बाकी लोगों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे पूरा परिवार एक साथ घुट सकता है। किन जियान की अभिव्यक्ति जम गई और उसने जल्दी से जी फी के संदेह को दूर करने की कोशिश की। मेज के नीचे उसने उसका हाथ पकड़ा और झुककर फुसफुसाया, तुम नशे में थी और असहज थी। मुझे डर था कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें तकलीफ होगी। उसके शब्दों से जी फी के कान तुरंत जलने लगे और वह तुरंत शांत हो गई। मुझे पता था। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है।
किन जियान की निगाहें नरम पड़ गईं। उसकी आंखों से ये झलक रहा था कि वो जी फी को कितना प्यार करता है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करते देख मेज पर बैठे बाकी लोगों को भी प्रतीकात्मक कुत्ते का खाना परोसा गया। जो रिश्तेदार पहले इस जोड़े के बारे में अनिश्चित थे, अब उन्हें तसल्ली हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था, कम से कम अब वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बिना किसी व्यवधान के दोपहर का भोजन और भी मजेदार हो गया। दोपहर में परिवार ने नए लोगों को कुछ मौज-मस्ती के लिए बाहर ले जाने की योजना बनाई। हालांकि आधे रास्ते में किनी को एक फोन आया। उसके हाव-भाव तुरंत बदल गए और उसकी निगाह यांग वेवे की ओर चली गई, जो दूरी पर खड़े सभी लोगों के साथ तस्वीरें ले रहा था। उस समय सिर्फ किन जियान ही किन यी के बगल में बैठा था, मानो वे दोनों ही बच्चों के एक समूह की देखरेख करने वाले वयस्क हों। किन जियान अपने अधीनस्थों के फोन पर संदेश देख रहा था। एक दिन पहले उसने कई जांच आदेश जारी किए थे और सबसे पहले जो पूरा होना था वह यांग फेंग की बेवफाई की जांच थी। उसे अभी-अभी ढेर सारे सबूत मिले थे। अपने चचेरे भाई के परेशान चेहरे को देखकर किन जियान ने पूछा, क्या हुआ? किन यी घबराकर खड़ी हो गई और बोली, यांग फेंग का निरीक्षण के दौरान एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत गंभीर है और उसका आपातकालीन उपचार चल रहा है। चैप्टर 332। रिश्तेदार के रूप में लोगों का एक बड़ा समूह बिना किसी हिचकिचाहट के अस्पताल पहुंचा। जी फेई कार में बैठी थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या यह कर्म है? इससे पहले कि मैं उसे बदमाश के रूप में उजागर कर पाता, उसके साथ पहले कुछ हुआ। मुझे देखने दो। निर्माण स्थल का निरीक्षण करते समय उसे एक भारी वस्तु से मारा गया था। ये वह परियोजना थी जिसे उसने पहले किन जियान के सामने प्रस्तावित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि किन जियान इसके बारे में आशावादी नहीं था। स्थान खराब है और निर्माण चुनौतीपूर्ण है। शीर्ष स्तरीय टीम के बिना इसे पूरा करना कठिन है और ऐसी परियोजनाओं को संभालने में सक्षम टीमें पहले से ही अन्य कार्यों के लिए बुक है। इसलिए इस परियोजना को जल्द ही शुरू करना अवास्तविक है। फिर भी यांग फेंग ने किन कॉरपोरेशन पर अधिक पैसा लगाने के लिए दबाव डाला, जबकि उसने आधे मन से एक टीम तैयार की। अब देखो, परियोजना शुरू होने से पहले ही वह खराब साइट तैयारी के कारण सबसे पहले पीड़ित है। किन जी और उसके भाई-बहनों सहित किन परिवार ने ये विचार सुने और वे खुद को नाराज हुए बिना नहीं रह सके। स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन ये उसकी अपनी गलती थी और इसके लिए वह किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति किन वेनक्यांग को परेशान कर रहे थे। यांग वेवे, जिसने पहले ही अपने पिता की दुर्घटना के बारे में सुना था, उसने देखा कि उसकी माँ को डांटा जा रहा है और वह दौड़कर उसके पास गई। दादाजी, दादी। अपनी पोती को देखकर बुजुर्ग दंपत्ति के मन में कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। वे अभी भी दुख में डूबे हुए थे और किन वेनक्यांग को कोसते रहे। ये सब तुम्हारा दोष है। अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे होते और किन कॉरपोरेशन को परियोजना में निवेश करने के लिए कहने से इनकार नहीं किया होता, तो मेरा बेटा आज निर्माण स्थल पर जाकर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। हमारे यांग परिवार का केवल एक ही वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाह, दादी यांग ने विलाप किया। उनकी गालियां निराशा से भरी हुई थीं। दादाजी यांग, हालांकि चुप थे, लाल, नाराजगी भरी आंखों से किन वेनक्यांग को घूर रहे थे। अगर जी फी के पहले के विचार न होते तो किन परिवार शायद बुजुर्ग दंपत्ति के आरोपों पर यकीन कर लेता। लेकिन अब कम से कम किन परिवार को लगा कि वे अनुचित हैं और बस किसी को दोषी ठहराने की तलाश में हैं। किन यी ने तुरंत किन वेनक्यांग को सहारा देने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जो मुश्किल से खड़ी थी। अपनी बहन को इस तरह की परेशानी में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बुजुर्ग दंपति से सख्ती से कहा, मैं समझता हूँ कि आप अपने दामाद के बारे में चिंतित हैं, लेकिन मेरी बहन भी उतनी ही चिंतित है। कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो,
लेकिन आप इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। दंपति फिर से हमला करने ही वाले थे कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़े तो देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर आ रहा है। तुम्हें बैठ जाना चाहिए और समाचार का इंतजार करना चाहिए। अगर तुम लगातार हंगामा मचाते रहे तो अस्पताल तुम्हें वहां से जाने के लिए कह सकता है। किन झाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस अस्पताल में किन कॉर्पोरेशन का निवेश है। अगर आप मेरी चचेरी बहन को परेशान करते रहेंगे तो इससे उसे आपके दामाद के लिए काम संभालने में मदद नहीं मिलेगी। किन जिंग ने कहा, ओ प्रिय, यहाँ बच्चे भी हैं। आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। किन शियाओयू ने स्पष्ट रूप से कहा। वह बुजुर्ग दंपति से स्पष्ट रूप से नाराज थी। बाकी लोगों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। किन वेनकियांग के लिए उनका सामूहिक समर्थन साफ था और बुजुर्ग दंपति को लगा कि वे संख्या में कमतर हैं। आखिरकार वे पीछे हट गए और अब कोई तमाशा करने की हिम्मत नहीं बची। किसी के द्वारा उसे खींचे न जाने और अपने परिवार के साथ होने के कारण किन वेनकियांग ने जल्दी से खुद को संभाला और अपडेट के लिए इधर-उधर पूछना शुरू कर दिया। हालांकि उसे पता था कि उसे सर्जरी के नतीजों का इंतजार करना होगा, फिर भी वह और जानना चाहती थी। जल्द ही सर्जरी खत्म हो गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ। डॉक्टर बाहर आए, सिर हिलाते हुए, ये संकेत देते हुए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। परिवार को अंदर जाकर अलविदा कहने के लिए कहा गया, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। हॉलवे तुरंत ही शोक की चीखों से भर गया। यहाँ तक कि जी फी और अन्य लोग, जिन्होंने यांग फेंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, उन्हें भी ये सुनकर दुख हुआ कि कोई मरने वाला है। वे अस्पताल के कमरे में नहीं गए, बल्कि बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। जुड़वा बच्चों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी चाची और चाचा को बुलाएं, क्योंकि वे भी यांग फेंग के ससुराल वाले थे और उन्हें उसे विदाई देने के लिए वहां आना था। जल्द ही यांग परिवार के रिश्तेदार भी आ गए। अब दालान में भीड़ भाड़ होने के कारण किन जियान ने सुझाव दिया कि किन झाओ और किन रोंग चीजों पर नजर रखने के लिए वहीं रुकें, जबकि वह जी फी को कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर ले गया। किन यान स्वाभाविक रूप से किन शी को साथ लेकर चला गया। किन शी अभी भी यांग विवे का बैग पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। अस्पताल के बगीचे में कई मरीज और उनके परिवार वाले टहल रहे थे। किन यान ने अपने और किन शी के बैठने के लिए एक बेंच ढूंढी, जबकि जी फेई बेचैनी महसूस करते हुए टहलने लगी। किन जियान उसके साथ साथ चलने लगा। जी फी सोच में डूबी हुई थी। वह मरने वाला है। मुझे अपनी चचेरी बहन को उसके अफेयर के बारे में कब बताना चाहिए? अगर मैं कुछ कहूंगी तो क्या वह मुझे दोषी ठहराएगी? क्या होगा अगर वह उसे एक वफादार पति के रूप में याद रखेगी? लेकिन अगर मैं होती तो मैं धोखा नहीं खाना चाहती। उफ, ये बहुत निराशाजनक है। शायद मुझे किन जियान को जांच करने का संकेत देना चाहिए। फिर वह मेरे साथ ये बोझ साझा कर सकता है। आखिरकार हम शादीशुदा हैं और वह उसकी चचेरी बहन है। किन शियान नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाए, इसलिए उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी फी ने चौंककर ऊपर देखा और देखा कि किन जियान भौहें सिकोड़ रहा था और उसने पास ही में एक बेंच की ओर देखा। बेंच पर एक खूबसूरत महिला अपनी बेटी को गोद में लिए रो रही थी। लाल आंखों वाले 3 बेटे उसे घेरे हुए थे। एक आदमी पास में खड़ा था और आगे पीछे घूम रहा था। बहन, क्या हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए? वह मरने वाला है। अगर हम अभी नहीं गए तो कौन जाने क्या होगा। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम अभी खुद को उजागर करेंगे तो इससे हालात और खराब हो सकते हैं। ये सब उसकी गलती है। वह ज्यादा सावधान क्यों नहीं था? मैंने उससे कहा था कि वो हमारे लिए सब कुछ तैयार करे, लेकिन वह। जी फी ने भौहें सिकोड़ी। उनकी बातचीत में कुछ गड़बड़ लग रही थी। किन जियान ने जी फी को कुछ कदम पीछे खींच लिया ताकि उनकी बातचीत किसी को सुनाई न दे। फेफी, वह महिला और वे बच्चे यांग फेंग की मालकिन और नाजायज बच्चे हैं, किन जियान ने सीधे कहा। जी फी का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसके मुंह से एक खामोश "हूँ"
निकला। किन जियान ने शांति से समझाया, जब यांग फेंग मेरे पास प्रोजेक्ट के बारे में आया तो मैंने उसकी नई कंपनी के ढांचे में कुछ अजीब बात देखी। ऐसा लग रहा था कि वह तुम्हारे चचेरे भाई की पीठ पीछे चुपके से मुनाफा कमा रहा था। मुझे ये संदिग्ध लगा, इसलिए मैंने किसी से जांच करवाई और फिर तुम्हें पता चला कि उसकी एक रखैल और नाजायज बच्चे थे। जी फी ने आश्चर्य से कहा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किन जियान की जांच कौशल लगभग एक प्रणाली के समान कुशल थी। किन जियान ने सिर हिलाया। मुझे आज ही उनकी जानकारी मिली, इसलिए मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जी फी अब पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। तो हम क्या करें? किन जियान ने भौहें सिकोड़ी। हमें आपकी चचेरी बहन को बताना होगा, लेकिन ये समय की बात है। अगर वे चुप रहते हैं तो हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल जाती। लेकिन अगर वे परेशानी खड़ी करते हैं तो हमें उसे तुरंत बताना होगा। जी फी ने सिर हिलाया। उसे एक साथ बहुत ज्यादा परेशान न करना समझदारी थी। लेकिन अगर वे कोई हरकत करते हैं तो हमें उसे तुरंत बताना होगा, वरना। इससे पहले कि जी फे ये समझ पाती, महिला का फोन बज उठा। उसने तुरंत जवाब दिया, माँ, यांग फेंग कैसा है? जी फी स्तब्ध रह गई। क्या वह दादी यांग को बुला रही थी? क्या आप चाहते हैं कि यांग फेंग अभी किन वेनक्यांग से तलाक ले ले? जी फी और किन जियान। चैप्टर 333। एक मरते हुए आदमी का तलाक मांगना कैसा कदम है? क्या यह यांग फेंग के माता पिता का विचार है? क्या वे इस प्रेम संबंध और नाजायज बच्चे का खुलासा करेंगे? जी फी और किन जियान इसे समझ नहीं पाए। जी फी बस जांच करने के लिए गॉसिप सिस्टम का उपयोग करने वाली थी, लेकिन दूसरी ओर मालकिन और अधिक उत्तेजित होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी दिख रही थी। ठीक है, हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे। लेकिन माँ, क्या हमें सचमुच यांग फेंग को आखिरी बार देखने की जरूरत नहीं है? हम वाकई उससे अलग नहीं हो सकते, सिसकिया। हालांकि उसकी मुस्कुराहट मुश्किल से छुपी थी, फिर भी उसने रोने का नाटक किया। अंततः उसने उदास भाव से फोन रख दिया। बहन, क्या हो रहा है? मालकिन के छोटे भाई ने चिंतित होकर पूछा। मालकिन ने अपने होठों को दबाया, बच्चों को दूर भगाया और फिर अपने भाई को समझाया, यांग फेंग में अभी भी विवेक है। मरने से पहले वह हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित करना चाहता है। वह अपने अंतिम दिनों में किन वेनक्यांग को तलाक देने और उसे खाली हाथ छोड़ने की योजना बना रहा है। क्या? भाई हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? जी फी और किन जियान भी समान रूप से हैरान थे, और उनके मन में भी भाई जैसा ही सवाल था। वह मरने वाला है, तो क्यों नहीं? किन वेनक्यांग के पास न केवल वैवाहिक संपत्ति है, बल्कि विवाह पूर्व भी बहुत सारी संपत्ति है। किन परिवार से वो जो चीजें लाई है, उन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सब कुछ यांग फेंग के लिए छोड़ा जा सकता है, अगर वो सहमत हो। भाई को अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वह इस बात पर सहमत नहीं होगी, है ना? यांग फेंग अपने माता पिता के साथ मिलकर किन वेनक्यांग को राजी करेगा। तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत यांग फेंग को सारी संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी। उसके मरने के बाद विरासत उसके माता पिता को मिलेगी। ये उन्हें आश्वस्त करने के लिए है, ताकि उनके इकलौते बेटे के गुजर जाने के बाद उनके पास कुछ भी न बचे। भाई ने संदेहपूर्वक कहा, किन वेनक्यांग के व्यक्तित्व को देखते हुए वो संभवतः अपने ससुराल वालों की मृत्यु तक देखभाल करने की शपथ लेगी, शायद एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर देगी। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यांग फेंग ने कहा कि उसे चिंता है कि वह दोबारा शादी कर सकती है और किसी और से बच्चे पैदा कर सकती है। वह इसकी गारंटी नहीं दे सकती, है ना? इसके अलावा किन परिवार बहुत अमीर है, वे इन संपत्तियों की परवाह क्यों करेंगे? सब कुछ बुजुर्गों को दे देने से उन्हें सुकून मिलेगा, और बूढ़े लोगों ने वादा किया था कि उनके मरने के बाद संपत्ति उनकी पोती को मिलेगी। ये सिर्फ उनके बचे हुए सालों में उन्हें मानसिक शांति देने के लिए है। उस छोटे से बच्चे को सब कुछ? भाई घबरा गया।
क्या उन बूढ़े लोगों को उस बच्चे से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी? मूर्ख मत बनो, ये सब माँ और बेटी का नाटक है। ऐसा कहकर किन वेनक्यांग को भरोसा हो जाएगा और वह यांग फेंग की अंतिम इच्छा पूरी कर देगी। वह सोचेगी कि ये सब वैसे भी उसकी बेटी के लिए है, लेकिन एक बार जब संपत्ति उन बूढ़े लोगों के हाथों में आ जाती है, तो वे बाद में उन्हें हमारे पास कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये उसका काम नहीं है। उसकी बेटी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इस बीच हम उन्हें मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े लोगों की देखभाल करने दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। भाई को आखिरकार बात समझ में आ गई और वो उत्साहित हो गया। तो हम अमीर हो जाएंगे? रुको, अगर किन परिवार को पता चल गया और उसने बदला लिया तो क्या होगा? हमने कुछ नहीं किया, ये सब उनकी योजना है। इसके बाद हम बस विदेश चले जाएंगे और बूढ़े लोगों के पैसे भेजने का इंतजार करेंगे। हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। मालकिन और भी ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। आखिरकार मालकिन होना और एक आदमी को खुश करना बहुत बड़ी परेशानी थी। अब जबकि वो आदमी मर रहा है, तो अच्छी जिंदगी आखिरकार आ ही गई है। अब तक जी फी को अंततः समझ आ गया था कि तलाक का मामला क्या था, और वह इतनी क्रोधित थी कि वह खून उगल सकती थी। किन जियान ने आधी शूटिंग पूरी कर ली थी और चुपचाप अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, मानो यह उसका स्वभाव हो। मालकिन और उसका भाई हंसे और अपने बच्चों को अस्पताल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी जी फी को एहसास हुआ कि बच्चों के पहले के आंसू उनके मरते हुए पिता के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि वे अपनी माँ की पीड़ा की नकल कर रहे थे। अब जब उन्हें पता चला कि सब कुछ ठीक है, कि उनके पिता की मृत्यु से उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा और वे इस नीरस अस्पताल से बाहर निकल सकते हैं, तो वे कहीं खाने के लिए जाने के लिए मचलने लगे। उनकी परवरिश वाकई भयावह थी। एक बच्चे ने तो ये भी पूछा, लेकिन अगर पिताजी के पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? अगर पिताजी मर गए तो हमारे लिए पैसे कौन कमाएगा? चिंता मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो याद रखना, तुम्हारे पास अभी भी किन परिवार से एक बहन है जो तुम्हारा समर्थन कर सकती है। मेरे बच्चों को लाड़ प्यार से भरी जिंदगी जीने के लिए किस्मत में लिखा है। हमेशा उनका ख्याल रखा जाएगा। वे अच्छी जिंदगी जिएंगे। जब मालकिन का बोलना समाप्त हुआ तो समूह हंसते हुए और उत्साहपूर्वक अस्पताल से बाहर चला गया। जी फी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और किन जियान की ओर मुड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। किन जियान ने अपना फोन रख दिया। चिंता मत करो, भले ही चचेरे भाई किन वेनक्यांग को धोखे से राजी कर लिया जाए, लेकिन वकीलों को आने में समय लगेगा। वे सफल नहीं होंगे, तो चलो जल्दी से बड़े चचेरे भाई को बता दें। जी फी ने तुरंत किन जियान का हाथ पकड़ लिया और वार्ड की ओर मुड़ गई, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, वे ठिठक गए। यांग वे उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह अपना बैग पकड़े हुए थी, जिसे किनशी पहले ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे लेने नीचे आई थी। क्या दुखद घटना है। इससे पहले वो सबके साथ बाहर गई थी और यांग फेंग के लिए एक उपहार खरीदा था, जिसे उसने अपने बैग में रख लिया था। अब इन अंतिम क्षणों में, जब वे किन वेनक्यांग को तलाक के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने यांग वेवे को दूर भेज दिया था। वह अपने पिता को उनका आखिरी उपहार देना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने सुन लिया। छोटी लड़की का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा खाली था। वह चुपचाप रोते हुए उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। जी फी दौड़कर आई और यांग वे अचानक अपनी हैरानी से बाहर आई और जोर से रोने लगी। स्पष्टतः यांग वेवे ने सब कुछ सुन लिया था। मात्र 10 वर्ष की आयु में वह इतना बड़ा आघात कैसे सहन कर सकती थी? चाहे जी फी ने उसे कैसे भी गले लगाया या दिलासा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। किन जियान, जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, चुपचाप खड़ी रह सकती थी। यांग वेवे का रोना इतना तेज था कि उसने दूर से ही किनयान और किनशी को आकर्षित कर लिया। मुझे लगा तुम वापस चली गई हो? किनयान ने चौंक कर पूछा। क्या हो रहा है?
किन्शी तुरंत अपनी छोटी चचेरी बहन को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यांग वेइवेई मुड़ा और अस्पताल की ओर भागा। जी फी और अन्य लोगों के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किन्ही बाहर मुंह बिचकाए इंतजार कर रही थी। किन झाओ और किन रोंग भी वहां थे। वे हैरान थे, खासकर यांग वेइवेई को रोते और भागते हुए देखकर। किन यी निकट आ रहे यांग वेइवेई को गले लगाने ही वाली थी, लेकिन वो घूम गई और कमरे में घुस गई। उसी समय अंदर से आवाजें सुनाई देने लगीं। वेंकयांग, ये मेरी आखिरी विनती है। मेरे माता पिता समझदार या शांत नहीं हैं। वे कुछ भी नहीं समझते। उन्हें आश्वस्त करने और मुझे शांति से जाने देने का यही एकमात्र तरीका है। आखिरकार अंत में सब कुछ वेइवेई के पास ही जाएगा। बस एक बार मुझे ये मौका दे दो। वकील को बुलाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं पछतावे के साथ मरूं, है ना? यांग फेंग ने कमजोरी से कहा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। किन वेनक्यांग दर्द से सिसक उठा। मैं खांसी। बस सहमत हो जाओ, कृपया। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। खांसी। ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। मैं अभी वकील को बुलाता हूं। किन वेनक्यांग का रोना अचानक बंद हो गया जब यांग वेइवेई ने उसे गले लगा लिया। माँ, ऐसा मत करो। चैप्टर 334। वे तीन लोग जो शुरू में इस बात से बहुत खुश थे कि किन वेनक्यांग ने आखिरकार उनकी बात मान ली है, वे अचानक हुई इस रुकावट से चौंक गए और नाराज हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें किसी व्यवधान की जरूरत नहीं थी। विवी? किन वेनक्यांग पहले से ही दिल टूटा हुआ महसूस कर रही थी। आखिरकार उसका पति मौत के कगार पर था और अब वह तलाक चाहता था। कोई ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? वह केवल ये मान सकती थी कि उसके पति अपने अंतिम क्षणों में भय और भ्रम से अभिभूत थे, अपने माता पिता की फुसफुसाहट से प्रभावित थे और उनके लिए एक स्थिर भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि किन वेनक्यांग को पूरा विश्वास था कि उसके नैतिक मूल्य उसे अपने पति की विरासत हड़पने की अनुमति कभी नहीं देंगे, परंतु उसके ससुराल वालों को उस पर भरोसा नहीं था और वे हंगामा खड़ा कर रहे थे, जिससे उसके पति के अंतिम दिन बाधित हो रहे थे। भूल जाओ। अंत में सब कुछ वैसे भी विवी का ही होगा। अगर उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसके और यांग फेंग के लिए वे अभी भी पति पत्नी थे। तथाकथित तलाक केवल संपत्तियों के लिए एक कानूनी सुरक्षा थी। अपने 10 साल से अधिक के पति द्वारा अपने अंतिम क्षणों में ऐसा अनुरोध किए जाने पर किन वेनक्यांग जैसी मजबूत महिला भी संदेह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। पर अब अपनी बेटी के हावभाव देखकर किन वेनक्यांग ने मान लिया कि यांग वेइवेई ने गलती से तलाक के बारे में उनकी चर्चा सुन ली है और उसे गलत समझा है। उसने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, विवी, रो मत। तुम्हारे पिता और मैं वास्तव में तलाक नहीं ले रहे हैं। हम अभी भी तुम्हारे प्यारे माता पिता हैं। यांग फेंग ने बोलने में कठिनाई महसूस करते हुए कहा, विवी, जिद्दी मत बनो। ये ऐसी बात है जिस पर तुम्हारी माँ और मैं सहमत हैं। अब और समय बर्बाद मत करो। लेकिन यांग वेइवेई बेकाबू होकर कांप रही थी, लगभग अवाक। उसने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े कमजोर आदमी को देखा, जो मुश्किल से बोल पा रहा था, फिर भी अपने अंतिम क्षणों का उपयोग उसके और उसकी माँ के खिलाफ साजिश रचने में कर रहा था, अपनी मालकिन और नाजायज बच्चों के लिए रास्ता बना रहा था। एक धनी परिवार में पली बढ़ी यांग वेइवेई ने अपनी उम्र के अधिकांश लोगों से अधिक देखा था। इसके अलावा वयस्कों ने पहले ही इसके पक्ष और विपक्ष को बता दिया था। भले ही वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता का तलाक हो गया तो इसका मतलब होगा कि वह और उसकी माँ उन लोगों की दया पर होंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी, क्या आप सचमुच माँ को तलाक दे देंगे और उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे? यांग वेइवेई रो पड़ी। यांग फेंग को देखते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। एक पल के लिए
यांग फेंग को अपनी बेटी की निगाहों में अपराध बोध का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने अपने बाकी 4 बच्चों के बारे में सोचा। कम से कम यांग विवेई के पास अभी भी किन वेनकियांग था। उसे बाकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना था। पिताजी, क्या आप सचमुच सब कुछ किसी और को देने जा रहे हैं? यांग विवेई चिल्लाया। बुरे इरादे वाले लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यांग फेंग के माता पिता तुरंत भड़क गए। तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। क्या उनके लिए हमारे अपने माता पिता के बारे में सोचना स्वाभाविक नहीं है? हम कोई और कैसे हैं? तुम इतनी कम उम्र में इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपना पैसा खोने का इतना डर है? क्या तुम्हें अपने पिता और हमारे बारे में भी परवाह है? जीफी, जो अभी अभी दरवाजे पर पहुंची थी, मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या यह तुम दोनों बूढ़े मूर्ख नहीं हो, जो किसी के द्वारा तुम्हारा पैसा छीन लिए जाने से डरते हो? ये तुम तीनों ही हो, जो यांग वेवे की परवाह नहीं करते। तुम निर्दयी जानवर। तुम अभी भी कैसे सांस ले रहे हो? किन परिवार के अन्य सदस्य भी दरवाजे पर थे, जीफी के कठोर विचारों से स्तब्ध। आखिरकार जीफी ने शायद ही कभी ऐसी क्रूरता दिखाई हो। यांग परिवार ने जीफी को इस तरह भड़काने के लिए क्या किया था? ऐसा लग रहा था कि जीफी के मन में उनके लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उन्हें याद आया कि जीफी ने पहले यांग फेंग के अफेयर और नाजायज बच्चों का जिक्र किया था। क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? किन येई अभी भी कुछ उलझन में था। उन्हें यांग विवी को डांटते देख वह तुरंत बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? विवी का यह मतलब कैसे हो सकता है? तुम ही हो जो अपने बेटे के मरने से पहले ही विरासत के बारे में सोच रहे हो। ये मत समझो कि हर कोई तुम्हारे जितना लालची है। दोनों बुजुर्ग गुस्से से पीले पड़ गए, लेकिन अपने बेटे को मौत के कगार पर देखकर वे दोनों ही दिल टूट गए और हताश हो गए। उन्होंने अपने सारे दुख और गुस्से को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया। उन्हें डर था कि अगर समझौते पर समय रहते हस्ताक्षर नहीं किए गए तो वे दूसरों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। वे किन वेनकियांग की ओर मुड़े और विलाप करते हुए बोले, जल्दी करो और इसे व्यवस्थित करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारा बेटा पछतावे के साथ मर जाए? ये कहते हुए दोनों बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। ये कोई नाटक नहीं था। उनका इकलौता बेटा मर रहा था, और जो लोग पूरी कहानी नहीं जानते थे वे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यांग वेवेई, जो अभी भी एक बच्ची थी, इस स्थिति से अभिभूत थी। वह स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही, ये समझने में असमर्थ थी कि उसके पिता और दादा दादी उसके और उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पर्याप्त अच्छे नहीं थे? किन वेनकियांग ने अपनी आंखें बंद की, आंसू पोंछे और वकील को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया तथा उनसे यथाशीघ्र आने का आग्रह किया। किन ये कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया क्योंकि उसे लगा कि ये निर्णय उसकी बहन को लेना है। अंत में दोनों बुजुर्ग अपने बेटे के बिस्तर के पास पहुंचे, उसके हाथ पकड़कर रोने लगे। यांग फेंग भी थोड़ा शांत लग रहा था। अब उसे अपनी आसन्न मृत्यु की वास्तविकता का पूरी तरह से सामना करना पड़ रहा था, और वह भी दुख से अभिभूत था। जीफी अब खुद को रोक नहीं सकी और बोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन किन जियान ने उसे रोक दिया और कहा, चचेरी बहन, चाची और चाचा यहाँ हैं। एक पल के लिए बाहर आओ। किन यी पहले तो उनका अभिवादन करना चाहती थी, लेकिन किन जियान की नज़र उस पर पड़ गई और वह झिझकने लगी। किन वेनकियांग मानसिक रूप से थक चुकी थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी बेटी अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ी थी। उसने अपने माता पिता को स्थिति समझाने और अपनी बेटी के लिए सब कुछ स्पष्ट करने का फैसला किया, ताकि किसी भी स्थायी मनोवैज्ञानिक क्षति से बचा जा सके। इसलिए किन परिवार के सदस्य कमरे से बाहर चले गए, लेकिन बाहर निकलने पर वहां किसी और का कोई निशान नहीं था। किन वेनकियांग ने असमंजस में किन जियान को देखा, लेकिन उसने पास के एक खाली कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। किन जेई और अन्य किन भाई बहन उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन किन जियान ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया।
खाली कमरे के अंदर किन वेनक्यांग और यांग वेइवेई हैरान थे। बिना कुछ कहे किन जियान ने अपना फोन किन वेनक्यांग को थमा दिया और उसे देखने का संकेत दिया। ये पूरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, किन जियान ने शांति से कहा। किन वेनक्यांग ने फोन उठाया और प्ले बटन दबाया। वीडियो में दिख रहे लोग अजनबी थे, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें दुख से गुस्से में बदल गईं। बातचीत का अंतिम भाग सुनते हुए वो कांप उठी, जहां वे बेशर्मी से बात कर रहे थे कि भविष्य में वे अपनी सौतेली बहन यांग वेइवेई पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अभिभूत होकर वो पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जी फी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। माँ, यांग वेइवेई, जो वीडियो देखते समय अपने संयम पर आ गई थी, अपनी माँ को इस हालत में देखकर और भी जोर से रोने लगी। ये असली नहीं है ना? मुझे बताओ कि ये असली नहीं है। सबसे मजबूत महिला भी इस तरह से धोखा दिए जाने को स्वीकार करने में संघर्ष करेगी। लेकिन किन जियान या जी फी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यांग वेइवेई ने रोते हुए कहा, माँ, ये सच है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वे पिताजी के हैं। वे मेरे पिताजी नहीं हैं। वे उनके पिताजी हैं। वे सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। माँ, मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी। मैं उन्हें कुछ नहीं देना चाहता था। आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की है, वह उन्हें क्यों मिले? क्यों? क्या त्रासदी है? तथाकथित विरासत किन कॉरपोरेशन की नींव पर बनी थी, मुख्य रूप से किन वेनक्यांग के प्रयासों से। यांग फेंग सिर्फ एक उच्च स्तरीय कर्मचारी था। उसके माता पिता के पास पहले से ही बहुत कुछ है। वे कितने लालची हो सकते हैं। किन वेनक्यांग द्वारा अर्जित की गई हर चीज को चुराकर अपनी मालकिन और नाजायज बच्चों को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी दुस्साहसता अविश्वसनीय है। दरवाजे के बाहर किन परिवार बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, लेकिन वे जी फी के विचारों को समझ सकते थे। वे दंग रह गए और किन यी की ओर देखा। किन यी छिपकर सुनने वालों में से नहीं था, लेकिन उनके हावभाव देखकर वो पूछे बिना नहीं रह सका, तुमने क्या सुना? तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे समझ गए कि किन जियान ने किन वेनक्यांग को एक तरफ क्यों ले जाया था। जैसा कि कहावत है, सबसे बुद्धिमान न्यायाधीश भी पारिवारिक विवादों को निपटाने में संघर्ष करते हैं। सबसे अच्छा तो ये था कि जब किसी प्रियजन के साथ छेड़छाड़ की जा रही हो तो वे सच्चाई को उजागर कर दें और फिर उन्हें फैसला करने दें। आखिरकार ऐसे लोग भी हैं जो मरने वाले के लिए दया के कारण मूर्ख बनना चुन सकते हैं, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते और दिखावे के लिए खुद को धोखा देना पसंद करते हैं। इसलिए इससे पहले कि उनका चचेरा भाई कोई निर्णय ले, उनके लिए यही बेहतर था कि वे ऐसा दिखावा करें कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यांग वेइवेई कमरे के अंदर थी, अपनी भावनात्मक टूटन को असंगत ढंग से व्यक्त कर रही थी और सचमुच दयनीय लग रही थी। किन वेनक्यांग को अंततः समझ में आ गया कि यांग वेइवेई ने अस्पताल के कमरे में पहले इतना अजीब व्यवहार क्यों किया था। शायद यह एक माँ की ताकत थी, वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होने के बाद। किन वेनक्यांग ने अपनी व्याकुल बेटी को देखा, अपने दांत पीस लिए और उसे कसकर पकड़ लिया। वेइवेई, डरो मत। वेइवेई, माँ यहाँ है। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। यांग फेंग, तुम जानवर हो, तुम राक्षस हो। किन वेनक्यांग की बातें सुनकर किन जियान और जी फी ने राहत की सांस ली। किन शियान ने कहा, चचेरे भाई, वकील के आने से पहले जल्द से जल्द अपना फैसला ले लो। अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। यद्यपि किन वेनक्यांग की आंखों में आंसू भर आए थे, किंतु अब वे एक तीव्र, दृढ़ प्रकाश से चमक रहे थे। जब अस्पताल के कमरे का दरवाजा फिर से खुला तो अंदर मौजूद यांग परिवार के 3 सदस्यों ने किन वेनक्यांग को वापस आते देखा। शायद अंतरात्मा की आवाज सुनकर यांग फेंग ने अपनी पत्नी और बेटी को बात करने के लिए अलग खींचने की कोशिश भी की। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है।
अगर अगला जन्म हुआ तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। किन वेनकियांग यांग फेंग के पास गया और हल्की हंसी निकाली। ओह, मैं अगले जन्म के लिए प्रार्थना नहीं करता, मुझे सिर्फ इसी जन्म की परवाह है। जैसे ही यांग फेंग भावुक हो गया और कुछ और कहने वाला था, किन वेनकियांग ने कहा, ओह, वैसे मैंने वकील को आने से मना कर दिया था। मैंने इसके बारे में सोचा है जब मैंने तुमसे शादी की। किन वेनकियांग, मैंने एक वचन लिया था। मैंने हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इस जीवन में केवल मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है, तलाक कभी नहीं। चैप्टर 335। यह सुनकर यांग फेंग के माता पिता तुरंत चिंतित हो गए। ये वो बात थी जिसके लिए उनके बेटे ने अपनी जान देकर लड़ाई लड़ी थी। वे इस तरह अपनी बात से कैसे मुकर सकते थे? क्या इसलिए कि तुम्हारे माता पिता सहमत नहीं हैं? मेरा बेटा मरने वाला है। तुम अमीर परिवारों के लोग इतने तुच्छ और गणनाशील कैसे हो सकते हो? अपने माता पिता को यहाँ बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वे कैसे बोलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। वे दोनों बहुत खूंखार लग रहे थे। उनका बदसूरत व्यवहार पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था जब वे उत्तेजना में उछल रहे थे। उनके पीछे आए अन्य लोग घृणा से देख रहे थे। किन यी उनमें से सबसे ज्यादा उलझन में था। उसने यांग विवेई का हाथ पकड़ रखा था, जबकि वह चुपचाप अपना सिर नीचे किए हुए थी, अपनी बहन की हरकतों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थी। यद्यपि वह भी तलाक के विचार को बेतुका मानता था, लेकिन वह जानता था कि किन वेनकियांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आवेग में आकर कोई काम कर दे या हल्के फुल्के वादे कर दे। इसके अलावा किन वेनकियांग को उन संपत्तियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चूंकि वो सहमत थी, तो उसने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? किन यी ने किन सेकंड के परिवार के सदस्यों की ओर देखा और पाया कि उन सभी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे, मानो वे किसी शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। इससे उसकी उलझन और बढ़ गई। इस बीच यांग फेंग, जो किन वेनकियांग की बातों से स्तब्ध था, धीरे धीरे महसूस करने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वह कई सालों से किन वेनकियांग से विवाहित था और वह बता सकता था कि वह नाराज है या दुखी। लेकिन किन वेनकियांग अब सिर्फ क्रोधित नहीं थी, वो उग्र थी। उसकी निगाहें इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी मृत्यु की कामना कर रही हो। यांग फेंग के होंठ कांपने लगे। वो पहले से ही अपनी ताकत के अंतिम छोर पर था, मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन फिर भी वो पूछने में कामयाब रहा, पत्नी, क्या गड़बड़ है? अचानक से क्यों? तुम मुझे जानती हो, मैं वास्तव में तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था। मैं तो बस... तुम मुझे जानते हो? शादी के इतने सालों के बाद तुम मुझे जानते हो, किन वेनकियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर अचानक नीचे झुकी, अस्पताल के बिस्तर पर मरीज के करीब झुक गई। ठंडे दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में उसने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक अच्छे पति हो, एक अच्छे पिता हो। इसलिए हमने जो कुछ भी साथ मिलकर किया है, वो आखिरकार हमारी बेटी का ही होगा, है ना? तुम औरत, तुम्हें बस पैसे की परवाह है। यांग फेंग के माता पिता कोसते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने किन वेनकियांग के पास जाने की कोशिश की, तो किन जियान और किन चाओ हुई तुरंत उनके सामने आ गए और अपनी भाभी तक उनका रास्ता रोक दिया। दोनों व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से थे, उनके चेहरे पर ऐसी डरावनी आभा थी कि वृद्ध दंपति झिझकने लगे और उन्हें हताश होकर यांग फेंग पर चिल्लाना पड़ा। लेकिन यांग फेंग ने तो मानो उनकी बातें सुनना ही बंद कर दिया था। एक मरता हुआ आदमी पहले से ही एक धागे से लटका हुआ था, अपनी योजनाओं के सफल होने का इंतजार कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया था कि उसकी योजनाएं कभी सफल नहीं हो सकती, और इस तरह वो आखिरी धागा टूटने ही वाला था। पत्नी, ये मेरी भी कड़ी मेहनत है, तुम नहीं कर सकती, तुम बस नहीं कर सकती। किन वेनकियांग ने यांग फेंग के पाखंडी, दयनीय चेहरे को देखा और मुस्कुराया। जब तुमने ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तुमने किन परिवार की बेटी से शादी की है।
मैं कुछ आवारा बिल्लियों और कुत्तों को अपनी बेटी का फायदा कैसे उठाने दे सकता हूँ? तुमने वास्तव में मुझे कम आंका। यांग फेंग का चेहरा पहले से ही मौत के पीलेपन से पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आखिरी बार ऊर्जा के विस्फोट में था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चाहे वो शाप दे, माफी की भीख मांगे या फिर पीड़ित की भूमिका निभाना जारी रखे, कोई नहीं बता सकता था। लेकिन किन वेनक्यांग ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। शश, चुप रहो। ऊपर से देखो और देखो कि मैं तुम्हारी सारी योजनाएं कैसे नाकाम कर दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। यांग फेंग के माता पिता को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। मुखौटा उतर चुका था, क्या सब कुछ उजागर हो चुका था? वेंकियांग। यांग फेंग के माता पिता अब घबरा रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यांग फेंग के शरीर से जुड़े मॉनिटर अलार्म बजाने लगे। एक पल में कमरा शोर और अराजकता से भर गया। किन वेनक्यांग ने ठंडे स्वर में पीछे हटकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और यांग फेंग के माता पिता को उसके बिस्तर के पास गिरकर रोते हुए छोड़ दिया। यांग वेइवेई ने अस्पताल के बिस्तर की ओर नहीं देखा, वह बस चुपचाप रोती रही। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होकर शून्य हो गया। किन यी ने अपने मृतक साले की ओर देखा, वह दुख महसूस करने में असमर्थ था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अभी जो कहा, क्या यांग फेंग ने तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ किया? किन वेनक्यांग का चेहरा बर्फ से सना हुआ था, उसकी नजर अपने दिवंगत पति पर टिकी हुई थी। आखिरकार वह विधवा हो गई थी। उसने तीखी हंसी हंसी और किन यी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जाओ, अस्पताल के निदेशक को खोजने में मेरी मदद करो। अब चीजों का ध्यान रखने का समय आ गया है। किन वेनक्यांग के निर्देश सुनते ही किन यी की आंखें चौड़ी हो गईं। किन सेकेंड के परिवार के सदस्य ये नहीं सुन सकते थे कि भाई बहन क्या कह रहे थे, लेकिन उनके पास गपशप का अपना स्रोत था। जीफी, त्वरित, निर्दयी, निर्णायक बड़ी बहन अद्भुत है। वह एक ही बार में सीधे दाह संस्कार और अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। किन सेकेंड के परिवार के तीनों भाई बहन स्तब्ध रह गए, लेकिन किन शियान को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार देरी से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, और बड़ी बहन हमेशा ऐसी बातों पर विचार करने वाली थी। इसलिए जब चौथे चाचा किन के परिवार के जुड़वा बच्चे चाची और सबसे बड़े चाचा के साथ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी एक सफेद चादर से ढके हुए शव को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि यांग फेंग के माता पिता हंगामा कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यांग फेंग के माता पिता वास्तव में किन वेनक्यांग के इरादों को नहीं समझ पाए थे। वे अपने बेटे को उचित विदाई के बिना जाने नहीं दे सकते थे। अब जब सब कुछ उजागर हो चुका था, तो उन्होंने सोचा कि उनके पोते पोतियों को कम से कम अपने पिता को अलविदा कहने तो आना चाहिए। लेकिन किन वेनक्यांग ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसने रास्ता साफ करने के लिए अंगरक्षकों को बुलाया, और जब तक आंटी और बड़े चाचा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक शव को पहले ही ले जाया जा चुका था। आखिर क्या हो रहा है? आंटी ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ अजीब है। दूसरी ओर बड़े चाचा अपनी बेटी और पोती की भावनात्मक स्थिति को लेकर अधिक चिंतित थे। जब किन वेनक्यांग ने अपने माता पिता को देखा, तो उसने अंततः अपनी सारी सावधानी हटा ली और फूट फूट कर रोने लगी तथा उन्हें उन अन्यायों के बारे में बताया जो उसने और वेइवेई ने झेले थे। उस समय किन वेनक्यांग ने यांग फेंग की खोज को आंशिक रूप से अपने माता पिता के रिश्ते के कारण स्वीकार किया था। सबसे बड़े चाचा ने किन परिवार में शादी की थी, लेकिन दंपति ने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया था। इस तथ्य को कभी भी किसी भी तरह से मनमुटाव का कारण नहीं बनने दिया कि पत्नी अधिक सफल थी। इसलिए किन वेनक्यांग ने सोचा कि वह किसी निम्न दर्जे के व्यक्ति से शादी करके भी खुशी पा सकती है, लेकिन वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। किन यान और किन रोंग एक दूसरे से गहराई से जुड़ सकते थे। किन वेनक्यांग की तरह उन्हें भी किन परिवार ने बहुत संरक्षण दिया था, और वे अपने बड़ों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों में बड़े हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था
कि खुद से कम कुशल पुरुषों से शादी करने में कुछ भी गलत है। पहले उन्हें विश्वास था कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, लेकिन अब उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि एक महिला के उस विवाह में नाखुश रहने की संभावना, जहां उसने नीचे से विवाह किया है, बराबरी के विवाह की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए वे नियम को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़े चाचा को अपवाद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते थे। किन वेनकियांग की कहानी सुनने के बाद आंटी और बड़े चाचा इतने गुस्से में थे कि उनका रक्तचाप बढ़ गया। अगर यांग फेंग पहले ही मर नहीं गया होता तो वे उस पर झपट पड़ते और उस बदमाश को टुकड़े टुकड़े कर देते जिसने इतने सालों तक उनकी बेटी को धोखा दिया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह अपनी बेटी की मेहनत की कमाई का इस्तेमाल एक रखेल और नाजायज बच्चे को पालने में करे? हिम्मत! क्या आपको पहले से पता था कि आपके बेटे का किसी से प्रेम संबंध है और वह एक प्रेम संतान को पाल रहा है? क्या ये सब इसलिए था क्योंकि आप एक पोता चाहते थे? आमतौर पर सौम्य स्वभाव वाले सबसे बड़े चाचा ने यांग फेंग के माता पिता की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मुझे हमेशा से पता था कि आप अच्छे नहीं हैं। सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। हमने आपके यांग परिवार के रिश्तेदारों को किन परिवार पर बहुत समय तक निर्भर रहने दिया, लेकिन मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आपको वास्तव में शर्म की कोई समझ नहीं है, आंटी ने डांटा। अब जब मुखौटा उतर चुका था तो दोनों उपद्रवियों ने पूरी ताकत से हमला करने का निर्णय लिया। तो क्या हुआ अगर हमने ऐसा किया? आपकी बेटी हमें पोता नहीं दे सकती। क्या हमें यांग परिवार की वंशावली को सिर्फ इसलिए खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हमने आपके परिवार में शादी की है? अगर आपकी बेटी हमें पोता नहीं देगी तो हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। आखिरकार यह आपकी बेटी ही है जिसने यांग फेंग को विफल कर दिया। हम उसे तलाक दे सकते थे, लेकिन हम इतने दयालु थे कि हमने ऐसा नहीं किया। और तुम्हारी बेटी का क्या? मेरे बेटे की आखिरी मांग, और वो उसे भी पूरा नहीं करेगी। उसने उसे बिना उंगली उठाए मरते हुए देखा। वह एक बेरहम सांप है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे बेटे की विरासत है, और भले ही हम इसे पूरा न ले सकें, फिर भी हमें इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। हे भगवान, ये दोनों बूढ़े बेशर्म हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि यांग फेंग पहले ही राख हो चुका है। विरासत के लिए बड़ी बहन और वेवेई से लड़ने के लिए केवल तुम दोनों ही बचे हो। चैप्टर 336। किन जियान ने जी फी की बुदबुदाहट सुनी और मुस्कुराए बिना न रह सका। ये बिल्कुल वैसा ही था। किन परिवार की दूसरी शाखा को ये एहसास हो गया कि किन वेनक्यांग ने क्या किया था। हालांकि किन वेनक्यांग ने किसी को भी सतर्क करने से बचने के लिए कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय वह बस अपने परिवार को लेकर उस बदकिस्मत जगह से चली गई। आखिरकार यांग फेंग अब केवल मुट्ठी भर राख रह गया था, और वो इस लायक नहीं था कि किन वेनक्यांग उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे। किन वेनक्यांग के बिना मालकिन और नाजायज बच्चे अभी भी थे। जब उन्हें पता चला कि वे सारी संपत्ति विरासत में नहीं पा सकते, तो वे नाराज हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल दिखावा कर सकते थे। ज्यादा लाभ पाने की उम्मीद में बुजुर्ग दंपत्ति को यांग फेंग के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए मना सकते थे। उन्होंने यांग के रिश्तेदारों के सामने उपस्थित होकर अपने और अपने बच्चों के अस्तित्व को साबित करने का अवसर भी लिया, ताकि जब वकील संपत्ति का बंटवारा करने आए तो उन्हें कुछ परेशानी से बचाया जा सके। एक दबंग बुजुर्ग जोड़ी और एक मालकिन जो अपनी सुंदरता के माध्यम से सत्ता में आई, उनमें से किसी को भी कानूनी मुद्दों का एहसास नहीं था। यांग के कुछ रिश्तेदारों को पहले ही इस समस्या का पता चल चुका था, लेकिन क्योंकि इन लोगों का व्यवहार बहुत ही घृणित था और वे विरासत में हिस्सा लेने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत सतर्क थे, इसलिए कोई भी उन्हें याद दिलाने को तैयार नहीं था। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम संस्कार के दिन बहुत से लोग आए। यांग फेंग वाई सिटी के व्यापारिक हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके व्यापारिक सहयोगी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे मालकिन और नाजायज बच्चों के एक समूह को देखकर चौंक गए। उन्होंने वाकई यांग फेंग से इतना साहसी होने की उम्मीद नहीं की थी।
सबसे बड़ा नाजायज बच्चा उसके वैध बच्चे से सिर्फ थोड़ा ही छोटा लग रहा था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए मालकिन ने घर की महिला की तरह व्यवहार किया और उन्हें इतनी शालीनता से अभिवादन किया कि इससे वे बेहद असहज हो गए। क्या वे सिर्फ किन परिवार को नाराज करने की तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि वे पहले से ही वहां मौजूद थे, इसलिए उनके पास दांत पीसकर अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर जाने के बाद उन्हें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यांग फेंग के माता पिता ने एक नाटकीय प्रदर्शन किया, जिसमें किन वेनक्यांग को एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्होंने दावा किया कि उसने अपने पति के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई, और ये सब दयालु, सौम्य और पुत्रवत मालकिन पर छोड़ दिया। उन्होंने यांग विवेई पर भी पिता के प्रति अनादर का आरोप लगाया तथा कहा कि उसने अपने पिता की मृत्यु पर कोई चिंता नहीं दिखाई, जबकि उसके 4 छोटे बच्चे उसके पास रहकर हर दिन रोते रहते थे। संक्षेप में, उन्होंने किन वेनक्यांग और उनकी बेटी को हृदयहीन बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि मालकिन और उनके बच्चों की समर्पण भावना की प्रशंसा की। लेकिन किसे परवाह थी? वे व्यवसायी थे। क्या मालकिन और नाजायज बच्चों के साथ सहानुभूति रखने से उनके भविष्य के व्यवसाय की संभावनाओं में सुधार होगा? बेतुका मत बनो। ये किन परिवार था जिसके साथ वे काम कर रहे थे, कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि किन वेनक्यांग और उनकी बेटी को यांग फेंग के लंबे समय से छिपे हुए कुकर्मों का पता चल गया होगा और वे गुस्से में वहां से चले गए होंगे। अंतिम संस्कार से पहले के दिनों में किन वेनक्यांग ने अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। अब तक वह अपनी बेटी यांग विवेई के साथ पहुंची थी। उनके साथ अंगरक्षकों का एक समूह था, क्योंकि वहां उपद्रवियों की संख्या बहुत अधिक थी। किन परिवार को पहले ही स्थिति के बारे में बता दिया गया था, इसलिए उनका कोई भी रिश्तेदार अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने मान लिया था कि सिर्फ किन ये ही अपनी बहन के साथ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ युवा लोग प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बिना सम्मान जताए देख रहे हैं, तो यांग के रिश्तेदार भ्रमित हो गए। उन्होंने शायद कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि लोग सिर्फ नाटक देखने के लिए अंतिम संस्कार में आएंगे। इस अजीबोगरीब घटनाक्रम के कारण अन्य मेहमान भी उत्सुक हो गए। जो एक गंभीर अंतिम संस्कार माना जा रहा था, वो जल्द ही एक तमाशे में बदल गया। वाह, मालकिन और नाजायज बच्चे सभी यहाँ। क्या वे वाकई इतने साहसी हैं? यहाँ आना निश्चित रूप से सही निर्णय था। यहाँ देखने के लिए काफी शो है। किन के माता पिता को छोड़कर, जो किनशी के साथ पुराने घर में रुके थे, बाकी सभी लोग आ चुके थे। चौथे चाचा किन के परिवार के जुड़वा बच्चे अकेले ही साथ आ गए थे। उन्हें अच्छा नाटक पसंद था। जहाँ तक किन जियाक्सी की बात है, उसे दूसरों ने घसीट कर ले लिया था और वो अभी भी थोड़ी हतप्रभ थी। यह उसका पहला मौका था जब उसे इस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उसने सोचा था कि उसकी चचेरी बहन बीती बातों को भूल जाना पसंद करेगी, लेकिन इसके बजाय वह इतने नाटकीय ढंग से आई थी। किसी कारण से किन जियाक्सी को अपने दिल में एक अजीब गर्मी महसूस हुई। अब तक अंतिम संस्कार कक्ष में हलचल मच चुकी थी। किन वेनक्यांग ने पहली बार मालकिन का सामना किया। मालकिन ने एक दयनीय नाटक किया, किन वेनक्यांग को अनदेखा किया और इसके बजाय अपने 4 बच्चों को आगे खींचकर यांग वेवेई को संबोधित किया। वेवेई, नमस्ते। अपने छोटे भाई बहनों से मिलो। ये पहली बार है जब तुम उनसे मिल रहे हो, लेकिन अब से तुम दोनों के पास केवल एक दूसरे होंगे। तुम्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। मालकिन की बात पूरी होने से पहले यांग विवेई, जो पहले ही अपनी माँ से दिल की बात कह चुकी थी, ने ठंडे स्वर में कहा, चाची, आप क्या बात कर रही हैं? मैं इकलौती संतान हूँ। मेरे छोटे भाई बहन कहाँ होंगे? पफ्फट। मुझे चिंता थी कि यांग विवेई इन लोगों को देखकर अभिभूत हो सकती है, लेकिन वो पहले से ही अपनी माँ की कार्बन कॉपी बन चुकी है। विश्वासघात वास्तव में महिलाओं को विकसित होने के लिए मजबूर करता है। यहाँ तक कि पिता बेटी के रिश्ते का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
बेचारी छोटी वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ उठा रही है। मुझे वाकई यांग फेंग की राख को हवा में बिखेरने का मन कर रहा है। आंटी शीर्षक सुनकर भीड़ में से कई लोग दबी हुई हंसी के मारे हंस पड़े, जिससे मालकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन वो भड़क नहीं सकती थी, इसलिए उसने किन वेनक्यांग की ओर मुड़कर विनती भरी अभिव्यक्ति की। बहन किन, ये सब मेरी गलती है, लेकिन बच्चे निर्दोष है। वे आपके सबसे करीबी परिवार हैं। आपको वेवेई को ये समझाना चाहिए। यांग फेंग को हमेशा उम्मीद थी कि बच्चे एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। आखिरकार उनका खून एक ही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, थप्पड़ पड़ गया। देर आए दुरुस्त आए। अंतिम संस्कार हॉल में 2 जोरदार थप्पड़ों की आवाज गूंजी, जिससे मालकिन जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ में हड़कंप मच गया और नाजायज बच्चे चीखने लगे। सबसे बड़ा लड़का किन वेनक्यांग की ओर झपटा, लेकिन यांग वेवेई, जो लड़ाई के लिए बेताब थी, ने अपनी बाह घुमाई और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब अन्य लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, तो अंगरक्षक आगे बढ़े और उन्हें डराकर चुप करा दिया। वहां केवल चीख पुकार और गालियां ही रह गईं। तुम मालकिन बन गई हो, क्या तुम्हें थप्पड़ खाने की उम्मीद नहीं थी? तुम किस बात पर रो रही हो? किन वेनक्यांग ने मालकिन पर व्यंग्य किया। और तुम्हें मुझे बहन कहने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने जमाने में अटका हुआ है और रखेल बनने का सपना देख रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि वह एक रखेल है, यहाँ तक कि रखेल भी नहीं। किन परिवार हंसना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और चुपचाप नाटक का आनंद लिया। किन वेनक्यांग, क्या तुम सच में यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने जा रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा बेटा शांति से सोए? दादी यांग ने उत्तेजना में कहा। मैं क्यों चाहूं कि वो शांति से आराम करे? क्या वह इसके लायक है? किन वेनक्यांग ने जवाब दिया। दादाजी यांग फिर यांग वेवेई की ओर मुड़े। वेवेई, अपनी माँ को अपना दिमाग बदलने मत दो। वे वास्तव में तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। यांग वेवेई की नज़र अपने दादा दादी के प्रति घृणा से भर गई। उसने पहले ही पारिवारिक वकील से सुन लिया था कि वैध बच्चों का अपने नाजायज भाई बहनों का भरण पोषण करना कानूनी दायित्व है। ये सोचकर कि उसके दादा दादी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि वे हैं, तो इसका सबूत कहाँ है? यांग वेवेई ने पूछा। इससे कानूनी रूप से अनभिज्ञ भीड़ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। सबूत? किस तरह का सबूत हो सकता है? उसी समय संपत्ति के बंटवारे के लिए जिम्मेदार वकील आ गया। किन वेनक्यांग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वेई, यांग फेंग के माता पिता और मैं कानूनी तौर पर संपत्ति के बंटवारे में हिस्सा लेने के हकदार हैं, लेकिन अगर कोई और हिस्सा चाहता है तो उसे सबूत देने होंगे। ओह, ठीक है, सबूत। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है। आप दावा करते हैं कि ये बच्चे वेवेई के भाई बहन हैं, जिसका मतलब है कि वे यांग फेंग के बच्चे हैं। तो क्या आपके पास पितृत्व परीक्षण है? चैप्टर 337। किन वेनक्यांग के बयान से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि मालकिन को आखिरकार एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब कमजोरी का दिखावा न करते हुए, अपने चेहरे पर अभी भी आंसू बहाते हुए, वह वकील के पास पहुंची और पूछा, वकील, आप यांग फेंग के वकील हैं, है ना? आप जानते हैं कि ये यांग फेंग के बच्चे हैं, है ना? उन्हें विरासत के बंटवारे में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है ना? आप सिर्फ इसलिए कानून नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपको किन परिवार से डर लगता है। वकील ने पसीने से लथपथ होकर जवाब दिया, मैडम, हम स्वाभाविक रूप से कानून का पालन करते हैं, लेकिन अगर सुश्री किन ने जो कहा वह सच है और इन बच्चों ने श्री यांग फेंग के साथ पितृत्व परीक्षण नहीं कराया है, तो वे विरासत के बंटवारे में भाग नहीं ले सकते। ओह, तो ये वकील मालकिन से पहले भी मिल चुका है। अतीत में यांग फेंग अक्सर इस वकील से मालकिन और उसके नाजायज बच्चों के लिए संपत्ति और वित्त का काम करवाता था। हालांकि गोपनीयता के सिद्धांतों के कारण
वकील ने किन वेनकियांग को कभी सूचित नहीं किया। इसी तरह वह अब मालकिन को कानून तोड़ने में मदद नहीं करेगा, वह सिर्फ नियमों का पालन कर रहा है। किन परिवार, खास तौर पर किन के दूसरे चाचा को आखिरकार समझ में आ गया कि मालकिन पहले इतनी आश्वस्त क्यों थी। उसे लगा होगा कि वकील उसकी तरफ है, लेकिन असल में वह बस अपना काम कर रहा था। इस बीच जुड़वा बच्चे, हालांकि जीफी के आंतरिक विचारों को सुनने में असमर्थ थे, फिर भी वे उत्साहपूर्वक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। बड़ी चचेरी बहन अद्भुत है। वह इतनी शांत रही और इतनी त्वरित, निर्णायक चाल चली, पूर्ण विनाश। किन शियाओयू ने कहा, ये बहुत बुरा है कि यांग फेंग इतनी जल्दी मर गया। अगर थोड़ा और समय होता तो बड़ी चचेरी बहन उसे तलाक दे देती और उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ती। अब उसे उन 2 बूढ़ों के साथ संपत्ति का बंटवारा करना होगा। ये बहुत घिनौना है, किन जिंग ने कहा। किन जियाक्सी, जो इस पूरे समय चुप रही थी, स्थिति पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाई। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह अपनी चचेरी बहन की प्रशंसा करती। उस समय बड़ी चचेरी बहन ने तत्काल तलाक लेने और बिना कुछ लिए जाने पर सहमति जताई थी, क्योंकि वह सहयोग करने को तैयार थी। लेकिन क्या होता अगर स्थिति उलट होती? अगर बड़ी चचेरी बहन ने अपने पति की बेवफाई के सबूत जुटाए होते और मांग की होती कि वह बिना कुछ लिए चले जाए, तो यांग फेंग कभी भी राजी नहीं होता। चूंकि वह उसे अब अदालत में नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह संपत्ति के कानूनी बंटवारे के लिए राजी हो जाता। इस प्रकार बड़ी चचेरी बहन का विधवा होना तय था, तलाक नहीं। एक बार जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हो गया, तो बड़ी चचेरी बहन ने विधवापन की परिस्थितियों में अपने और अपनी बेटी के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। किन जियाक्सी ने सोचा, क्या यह कोई मायने रखता है? हालांकि उसने ये बात धीरे से, लगभग अपने आप से ही कही थी, फिर भी उसके आसपास के लोगों ने उसे सुन लिया। बेशक ये मायने रखता है, ये संतोषजनक है। अगर कोई मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार करने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। किन शियाओयू ने घोषणा की, अगर मैं खुश नहीं हूं, तो कोई और भी खुश नहीं हो सकता। प्यार तो चला गया, लेकिन पैसा दूसरों को क्यों मिलना चाहिए? ये बहुत अपमानजनक होगा। किन यान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, प्यार मायावी है, सच्चा या झूठा, लेकिन पैसा एक ठोस चीज है जो आपका है, किन रोंग ने गंभीरता से कहा। किन जियाक्सी उनकी बातें सुनकर दंग रह गई। क्या ये सच में ऐसा है? किन शियाओयू हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन किन यान और किन रोंग अलग हुआ करते थे। किन जियान और किन झाओ ने एक दूसरे को देखा, मानो उन्होंने अभी अभी जीफी को बोलते हुए सुना हो। इस बीच जीफी अभी भी अपने सामने घटित हो रहे नाटक में तल्लीन थी। दूसरी तरफ वकील के बयान ने हंगामा मचा दिया था। कौन सोच सकता था कि शुरू से ही पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था की जाए? यांग फेंग की अचानक मृत्यु हो गई थी, ऐसे उपायों के लिए समय ही नहीं बचा था। मालकिन के छोटे भाई की पहली प्रतिक्रिया कलश को छीनने की थी। उसकी हरकतों की मूर्खता ने सभी को अवाक कर दिया। यांग फेंग के माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय वे किन वेनकियांग को घूरते रहे, मानो उससे कोई कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हों। वकील इस अराजक दृश्य को देखकर अपने होठों को हिलाए बिना नहीं रह सका। सबको इसकी कोई जरूरत नहीं है। राख का इस्तेमाल परीक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक श्री यांग फेंग का शरीर अभी भी बरकरार है और परीक्षण के लिए नमूने नहीं लिए जा सकते, तब तक कोई भी अन्य बात कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। इस पर मालकिन को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह किन वेनकियांग की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिलाजुला भाव था। तुमने ये जानबूझकर किया। तुम्हें सब पता था। तुमने विरासत को सुरक्षित रखने के लिए यांग फेंग का इतनी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया। यांग फेंग के माता पिता भी ये बात समझ गए और रोने लगे, अपनी छाती पीटने लगे और किन वेनकियांग को कोसने लगे। मुझे पता था कि तुमने इतनी जल्दी जो किया,
उसमें कुछ गड़बड़ है। तुमने ये सब पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया था। तुम नीच औरत हो। तुमने मेरे बेचारे बेटे को सिर्फ इसलिए जला दिया ताकि उसका पैसा हड़प सको। हमारा बेटा मर चुका है और आप अभी भी हमारे यांग परिवार की विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। किन वेनक्यांग ने व्यंग्य किया। तुमने मुझे तलाक देने और मेरे पास कुछ भी न छोड़ने की योजना बनाई और मेरे द्वारा कमाए गए पैसे का इस्तेमाल अपने नाजायज बच्चों को पालने में किया। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी? अन्य मेहमान, जिन्हें इस तरह के रोचक मोड़ की उम्मीद नहीं थी, उत्साह से बड़बड़ाने लगे। उन्होंने मान लिया था कि किन वेनक्यांग ने यांग फेंग की बेवफाई पर गुस्से में उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन नहीं, ये सब विरासत को सुरक्षित करने की उसकी योजना का हिस्सा था। हर कोई किन वेनक्यांग की निर्दयता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह यांग फेंग की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। यदि वे उसकी मेहनत से कमाई गई धनराशि का उपयोग उसके नाजायज बच्चों के पालन पोषण के लिए करना चाहते हैं, तो वो उन बच्चों से उत्तराधिकार के अधिकार पूरी तरह छीन लेगी। वकील, वकील, हम साबित कर सकते हैं। हमारा परीक्षण करो। यांग फेंग के माता पिता अचानक चिल्लाए। यांग फेंग हमारा इकलौता बेटा था। अगर हम साबित कर सके कि ये हमारे पोते पोतियां हैं, तो किन वेनक्यांग ने ठंडी हंसी हंसी। वकील ने कहा, ये काम नहीं करेगा। तो फिर यांग वेवेई से परीक्षण करवाओ। अगर वे भाई बहन साबित हो गए तो। मालकिन ने तुरंत सुझाव दिया। यांग फेंग के माता पिता ने तुरंत अपनी उत्सुक निगाहें यांग वेवेई पर घुमा ली, मानो वे उसे वहीं परीक्षा में खींच ले जाना चाहते हों। यांग वेवेई, हालांकि, बेफिक्र रही। क्या मुझे आपके साथ सहयोग करने की कोई बाध्यता है? उसने पूछा, फिर वकील की ओर मुड़ी। चाचा, अगर मैं मना कर दूं तो वे मुझे मजबूर नहीं कर सकते, है ना? वकील ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, परीक्षण से इनकार करना आपका अधिकार है, मिस। दूसरों की शत्रुतापूर्ण निगाहों को देखकर वकील को मजबूर होकर ये कहना पड़ा, यदि वे गुप्त रूप से भी परीक्षण करते हैं तो भी इसका कोई कानूनी महत्व नहीं होगा। यदि आप स्वेच्छा से सहयोग करेंगे तभी ये वैध होगा। इससे उनकी किसी भी संभावित चाल को प्रभावी ढंग से रोका जा सका। 3 छोटे भाई और एक बहन, हालांकि अभी भी युवा थे, लेकिन ऐसी योजनाओं से अनजान नहीं थे। वे यांग वेवेई को जहरीली नजरों से घूरते थे। हालांकि यांग वेवेई डरी नहीं। उसने अपनी आंखें घुमाकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। कोई मौका नहीं। सपने देखते रहो। उसके बाद से यांग फेंग के माता पिता की कोई भी गाली या मालकिन की आंसू भरी विनती यांग वेवेई को प्रभावित नहीं कर सकी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि माँ और बेटी उनकी जिंदगी को दुखी करने पर आमादा थीं। वे बस उन्हें घृणा से घूर सकते थे। जैसे ही वकील संपत्ति के बंटवारे की घोषणा करने वाला था, किन वेनक्यांग ने आवाज लगाई, ओह, और वैसे यांग फेंग की संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ चीजें भूल गए हों, जैसे कि उसने मेरी पीठ पीछे दूसरों पर जो पैसा खर्च किया, हमें उसे भी वसूलना होगा। चैप्टर 338। वकील क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। किन वेनक्यांग ने मालकिन पर व्यंग्य करते हुए कहा, मैं अपने दिवंगत पति द्वारा आप पर खर्च की गई वैवाहिक संपत्ति वापस पाना चाहती हूँ। इसके साथ ही उसने अपने सचिव को एक तैयार सूची वकील को सौंपने को कहा। मालकिन के लिए ये आखिरी तिनका था। वह गुस्से से भड़क उठी और चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह पैसा उसके बच्चे की परवरिश में खर्च किया गया था। तुम्हें उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये तथ्य कि उसका अपना बच्चा कुछ भी विरासत में नहीं पा सकता, मालकिन को पहले ही पागलपन की कगार पर पहुंचा चुका था। अब जब उसे बताया गया कि उसके और उसके परिवार पर खर्च किया गया पैसा भी वापस मिल जाएगा, तो वो सब कुछ खोने की कगार पर थी। और ये यांग फेंग का बच्चा था। बच्चे पर खर्च किया गया पैसा वापस कैसे मांगा जा सकता था? लेकिन जब मालकिन ने वकील की ओर देखा, तो उसे पता चल गया कि किन वेनक्यांग झूठ नहीं बोल रहा था।
यदि आपके बच्चों की पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती है तो सुश्री किन को संपत्ति वापस लेने का अधिकार है, वकील ने ठंडे स्वर में घोषणा की। सब कुछ इस तथ्य पर टिका हुआ था कि यांग फेंग का पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मालकिन लगभग अपना दिमाग खो चुकी थी और उसका भाई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत कहा, बहन, चिंता मत करो, हम इस मामले को अदालत में लड़ेंगे। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि एक पिता अपने बच्चे पर पैसे खर्च नहीं कर सकता। किन वेनक्यांग ने ठहाका लगाया और हंसने लगा। कोई बात नहीं, हम इसे और लंबा खींच सकते हैं, नतीजा तो वैसे भी वही होगा। मालकिन फूट फूट कर रोने लगी और यांग फेंग के माता पिता की ओर मुड़ी। माँ, पिताजी, देखो, वह हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं बस बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। क्या यह आपके लिए काफी है? यांग फेंग के माता पिता पहले से ही क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन मालकिन के शब्दों ने उन्हें झकझोर दिया। नहीं, मेरे प्यारे पोते पोतियां नहीं जा सकते। चिंता मत करो, माँ और पिताजी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, दादी यांग ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। दादाजी यांग ने शांत रहने की कोशिश की और वकील से मामले पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि वकील ने कुछ नहीं बताया, लेकिन दादाजी यांग को पता था कि स्थिति गंभीर थी। कांपते हाथ से उसने किन वेनक्यांग की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी होगे? किन वेनक्यांग ने अपनी बेटी को अपने पास रखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं बस वही वापस ले रही हूँ जो मेरा और मेरी बेटी का है। तुम सबने सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि इसके कोई परिणाम नहीं होंगे? दादाजी यांग इतने गुस्से में थे कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया। अंत में उन्होंने थूकते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें ये बता दूं अब से, यांग परिवार तुम्हें हमारी बहू के रूप में नहीं पहचानता, नहीं तुम्हारे उस अवज्ञाकारी बच्चे को। वे अब यांग परिवार के हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम संपत्ति वापस पा सकते हो और बदला ले सकते हो, तो फिर से सोचो, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। दादी यांग ने बीच में कहा, ये सही है, हमारे बेटे की संपत्ति में हमारा हिस्सा भी शामिल है, हम तुम दोनों की कमाई से उन्हें पालेंगे। देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है, तुम नीच औरत। किन जी, जो किनारे पर खड़ा था, इतना क्रोधित था कि वह मुक्का मारना चाहता था। ऐसा लगता है कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी वैवाहिक संपत्ति में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है। आप इतनी बेशर्म बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यांग फेंग की जल्दी मौत कर्म के कारण हुई। उनके शब्दों से समूह में हड़कंप मच गया और एक बार फिर अराजकता फैल गई। अच्छा, 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 इन लोगों को देखो, अभी भी इतने जिद्दी है। वे पहले ही 2 बार गिर चुके हैं। क्या वे वाकई सोचते हैं कि बड़े चचेरे भाई ने इस पर विचार नहीं किया है? किन सेकंड के परिवार के सदस्य, जो क्रोध से उबल रहे थे, अचानक इस आंतरिक आवाज को सुनकर हैरान हो गए। उन सभी को लगा कि उन्हें अंत में अपना गुस्सा सहना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी चचेरी बहन के पास कोई और चाल हो? हालांकि जीफी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सभी ने मान लिया कि किन जियान को पता होगा। आखिरकार, जब रणनीति की बात आती है, तो किन जियान कमरे में सबसे तेज दिमाग वाला था। इसलिए सभी की नजरें किन जियान पर टिक गईं। कुछ देर सोचने के बाद किन जियान ने कहा, अगर वो निर्दयी बनना चाहती है, तो एक ही रास्ता है। जुड़वा और किन जियाक्सी सभी को किन जियान की ओर देखते हुए देखकर भ्रमित हो गए। अगले ही पल किन जियान दर्शकों की उत्सुक निगाहों का सामना करने में असमर्थ होकर अनिच्छा से बोला, शायद बिग कजिन उन्हें कंपनी के बदले में बाकी सब कुछ देने के लिए धोखा देगा। अपनी तीक्ष्ण व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण जुड़वा भाइयों ने तुरंत ही इसे समझ लिया। वह कंपनी जो आपसे निवेश चाहती थी? किन जिंग ने पूछा। किन शियाओयू ने कहा, मुझे याद है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जिसे यांग फेंग ने किन परिवार से अलग स्वतंत्र रूप से शुरू किया था। किन झाओ ने हंसते हुए कहा, लगता है कि वह कंपनी एक जाल है, एक बड़ा जाल।
उनकी बातचीत सुनकर जीफी ने किन जियान को प्रशंसा और आश्चर्य से देखा। उसके हावभाव ने तुरंत उन लोगों को बता दिया जो उसके मन की बात सुन सकते थे कि किन जियान ने सही अनुमान लगाया था। और जल्द ही किन वेनक्यांग ने इसकी पुष्टि कर दी। इससे पहले कोई भी बोल सकता था, किन वेनक्यांग ने घोषणा की, मैं बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन यांग फेंग की नई स्थापित कंपनी मुझे मिलनी चाहिए। इस कथन से सभी को ये स्पष्ट हो गया कि कंपनी मूल्यवान होनी चाहिए, अन्यथा किन वेनक्यांग इसके लिए नहीं लड़ रही होती, खासकर तब जब उसने पहले ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वह उनके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा यांग फेंग ने हमेशा उनके सामने इस बात का बखान किया था कि कंपनी कितनी मूल्यवान है, और दावा किया था कि अगर कभी उन्हें उसके नाजायज बच्चे के बारे में पता चला तो किन परिवार के खिलाफ खड़ा होना उसका तुरुप का पत्ता है। इससे यांग फेंग के माता पिता और मालकिन को ये विश्वास हो गया था कि कंपनी सोने की खान है। किन वेनक्यांग के वर्तमान रवैये को देखते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने तुरंत कहा, नहीं, हमें भी वह कंपनी चाहिए। इससे किन वेनक्यांग के चेहरे पर उदासी छा गई। कंपनी के बदले में विरासत में मेरा और वेइवेई का हिस्सा। लेकिन किन वेनक्यांग जितना ज्यादा जोर देता गया, बुजुर्ग दंपत्ति उतना ही अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि मालकिन को मूर्त संपत्ति पसंद थी, लेकिन उसके भाई ने उसे हिचकिचाने से रोका। आखिरकार कंपनी के साथ वह बॉस बन सकता था, इसलिए उसने बुजुर्ग दंपत्ति का समर्थन किया और कंपनी के मूल्य को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया। किन वेनक्यांग को पीछे हटने से इनकार करते देख बुजुर्ग दंपति ने भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये यांग फेंग का प्रेम का अंतिम कार्य था। आपके विपरीत हम भावनाओं को महत्व देते हैं। हम केवल यही चाहते हैं, बाकी सब किन परिवार का है। केवल यह कंपनी यांग परिवार का हिस्सा है, आप इसे नहीं ले सकते। यदि आप हमें कंपनी देते हैं तो हम विरासत में बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। बुजुर्ग दंपति द्वारा अपना कार्य समाप्त करने के बाद मालकिन और उसके बच्चे भी इसमें शामिल हो गए तथा दावा किया कि यांग फेंग ने उनके लिए कंपनी छोड़ी थी तथा इसे वापस लेना उनकी अंतिम इच्छा के साथ विश्वासघात होगा। इस समय तक दरवाजे पर इंतजार कर रहे किन परिवार के सदस्य अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किन वेनक्यांग ने अपना अभिनय जारी रखा और यांग वेइवेई भी उसका साथ देने लगा। माँ, हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। किन वेनक्यांग ने गहरी सांस ली, अनिच्छा का दिखावा किया और अंत में पीड़ा भरे भाव से कहा, ठीक है, मैं इस व्यवस्था से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। समूह ने उसे सतर्कता से देखा, मानो उन्हें डर था कि वो कंपनी के संबंध में कोई चाल चलेगी। फिर किन वेनक्यांग ने कहा, मैं चाहता हूं कि वेइवेई का घरेलू पंजीकरण यांग परिवार से हटा दिया जाए। आपको वेइवेई के साथ संबंध तोड़ने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करना होगा। अब से वह आपकी पोती नहीं रहेगी। आपके बुजुर्गों की देखभाल सहित उसके भविष्य के दायित्वों का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। चैप्टर 339। किन वेनक्यांग के अनुरोध से स्वाभाविक रूप से दोनों बुजुर्ग असहज हो गए और मालकिन भी बहुत प्रसन्न नहीं हुई। हालांकि उन्होंने बहस के दौरान बहुत ही कठोर बातें की थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि जब तक उनके पास ये पोती है, उन्हें अपने जीवन के बाकी समय में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह एक कड़ी थी। जब यांग वेइवेई बड़ी हुई तो उसे अभी भी अपने दादा दादी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होगी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे कठोर कानून बदल सकते थे। आखिरकार वेइवेई अभी भी पुराने यांग परिवार का वंशज है। तुम जो कर रहे हो वो पूरी तरह से अनैतिक है, दादाजी यांग ने कहा। किन वेनक्यांग ने एक बार फिर उनकी बेशर्मी देखी और खुद को पछतावे से भर लिया। क्या वह इतने सालों से अंधी थी? वह ये कैसे नहीं देख पाई कि वे कितने घृणित थे? यांग वेइवेई ने क्रोधित होकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं और कहा, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। क्या बूढ़ा होने का मतलब ये है कि तुम अपनी बात से पलट सकती हो? दादी यांग ने तुरंत जवाब दिया,
हम पहले तुम्हारी माँ से नाराज थे। तुम कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटी हो। लेकिन यांग वेवे पूरी तरह समझ गई थी। वह जानती थी कि ये बेशर्म रिश्तेदार उसकी बाकी जिंदगी का फायदा उठाना चाहते हैं, और उसने ऐसा होने से मना कर दिया। तुमने मुझे पहले कभी पसंद नहीं किया, और अब तुम मुझसे चिपकना चाहती हो, और उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं अनजान नहीं हूँ। यांग वेवे की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ और दृढ़ थी। लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हारी देखभाल करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। अगर तुम नाखुश हो तो आगे बढ़ो और मुझ पर अदालत में मुकदमा करो। यांग वेवे की शत्रुता को देखकर यांग फेंग के माता पिता क्रोधित हो गए और उसे डांटना चाहते थे, लेकिन किन वेनक्यांग ने उन्हें रोक दिया। नहीं मान रहे? ठीक है वकील साहब, हम उस कंपनी के लिए लड़ने पर जोर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे चलाना है। ये उचित ही है कि ये हमें दिया जाए। इस पर मालकिन का छोटा भाई घबरा गया। वही था जो कंपनी को सबसे ज्यादा चाहता था। आखिरकार विरासत के दूसरे हिस्से उसके लिए कम सुलभ थे, लेकिन कंपनी ऐसी चीज थी जिसे वह सीधे अपने कब्जे में ले सकता था। भले ही वह इसे अच्छी तरह से प्रबंधित न कर पाए, लेकिन इसे बेचने से निश्चित रूप से एक मोटी रकम मिल जाएगी। आखिरकार क्या उसके बहनोई ने सार्वजनिक होने के बारे में कुछ नहीं कहा था? जो कंपनियां सार्वजनिक हो सकती थीं, उनकी कीमत सैकड़ों मिलियन थी, जो विरासत के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। वह तुरंत यांग फेंग के माता पिता की ओर मुड़ा और आग्रह किया, जल्दी करो और इसके लिए लड़ो। कंपनी के साथ पैसा आना जारी रहेगा। ये उन स्थिर संपत्तियों से कहीं बेहतर है। क्या आपको अपने बेटे द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई संपत्ति पर भरोसा नहीं है? उसने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और यांग वेवे को साथ ले जाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। वह अब आपसे बहुत नाराज है। अगर वह अपनी माँ के साथ रहती है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि वह भविष्य में आपकी देखभाल करना याद रखेगी? मेरी बहन से आपके पास पहले से ही पोते पोतिया है। एक की कम परवाह क्यों करें? इसे मत खोना। मालकिन खुद भी डगमगाने लगी। उसने और भी सरलता से सोचा। हालांकि विरासत नाम मात्र के लिए यांग फेंग के माता पिता के पास छोड़ी गई थी, लेकिन वे बूढ़े थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यांग वेवे का अपने बच्चों की तुलना में विरासत पर अधिक अधिकार होगा। इसलिए अगर यांग वेवे उनसे संबंध तोड़ ले तो ये वास्तव में उसके बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा किन वेनक्यांग के रवैये को देखते हुए मालकिन को संदेह था कि उसके बच्चे भविष्य में कभी यांग वेवे पर भरोसा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मालकिन ने यांग फेंग के माता पिता को भी राजी करना शुरू कर दिया। यांग फेंग के माता पिता तर्कों से प्रभावित थे। यांग वेवे की शत्रुतापूर्ण और विद्रोही निगाहों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह कभी भी उनके प्रति वफादार नहीं रहेगी। इसे जाने देना ही बेहतर था। इसके अलावा भले ही उन्होंने संबंधों को तोड़ने की घोषणा की हो, अगर भविष्य में वास्तव में कुछ हुआ तो क्या यांग वेवे वास्तव में चुपचाप खड़ी रह सकती है और कुछ नहीं कर सकती है? मीडिया उसे सूली पर चढ़ा देगा। जितना ज्यादा उन्होंने इस बारे में सोचा, उतना ही ये बात समझ में आई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, विच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर किए और किन वेनक्यांग के अनुरोध पर कानूनी सबूत के तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अंततः विरासत का बंटवारा सफलतापूर्वक हो गया। बधाई हो, बधाई हो। अब सब ठीक हो गया। क्या शो था। जबकि किन परिवार के अन्य सदस्य भी खुश थे, वे बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए और सोच रहे थे कि क्या अब सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। जैसे ही भव्य नाटक समाप्त हुआ, दर्शक गपशप से भर गए। यांग परिवार की बेशर्मी को देखकर उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में कभी भी उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। उनके साथ उलझना एक अकल्पनीय दुस्वप्न होगा। इस क्षण से जिस नई कंपनी को उन्होंने संभाला, उसे दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किन वेनक्यांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसका यांग वेवेई को अंतिम संस्कार में लाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय
उसने दादाजी यांग को यांग वेवई के घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित करने के लिए अपने साथ भेजा। बाकी किन परिवार ने उसका अनुसरण नहीं किया। पुराने निवास पर लौटने के तुरंत बाद उन्होंने खबर सुनी, न केवल घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित हो गया था, बल्कि यांग वेवेई ने भी मौके पर अपना उपनाम बदल दिया था। ये सुनकर कुलपति ने अपना हाथ हिलाया और घोषणा की कि वे उसी रात किन वेवेई के सम्मान में जश्न मनाएंगे। सभी को इसमें शामिल होना था, क्योंकि सबसे बड़े चचेरे भाई का तलाक भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि केवल तीसरे चाचा किन्हीं दिखाई दिए। कुलपति ने भौहें सिकोड़कर पूछा, और तीसरे चाचा किन केवल अजीब तरीके से समझा सके जी जुआन को अपनी गर्भावस्था के लिए आराम की जरूरत है और किन्हान उसे सुरक्षित रखने के लिए घर पर रह रही है। कुलपति चतुर थे, इसलिए उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक जोर नहीं दिया। जब तीसरे चाचा किन ने जीवंत बैठक कक्ष में प्रवेश किया तो वह दंग रह गए। उनकी बेटी, जो आमतौर पर कोने में चुपचाप और अनजान रहती थी, अब भीड़ के बीच में बैठी थी। हालांकि वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब उसके बालों के पीछे छिपी नहीं थीं। इसके बजाय जब वह अपने भाई बहनों को उत्साहपूर्वक बात करते हुए देखती थी तो वे चमक उठती थी। उसका आमतौर पर भावशून्य चेहरा अब उसके आसपास हो रही बातचीत की भावनाओं के साथ बदल गया। जब उन्होंने नाम बदलने के बारे में सुना तो यांग फेंग के पिता अपना संयम नहीं रख पाए। ये हास्यास्पद था। उन्होंने कभी हमारी वेवे की परवाह नहीं की, हमेशा लड़कों को तरजीह दी, लेकिन जब उसका उपनाम बदलने की बात आई तो ऐसा लगा जैसे उनकी जान पर बनाई हो। किन यी ने उपहास किया। शुक्र है बड़ी बहन ने उसे लाने की दूरदर्शिता दिखाई। अगर वो बूढ़ी डायन आ जाती तो वो निश्चित रूप से गुस्सा हो जाती। सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी उन्होंने तीसरे चाचा किन को प्रवेश करते देखा और तुरंत बातचीत रोककर उनका अभिवादन किया। लेकिन तीसरे चाचा किन ने देखा कि उनकी बेटी एक पल के लिए अकड़ गई। उसकी आंखें घबराहट में उसके पीछे घूम रही थीं। जब उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा तो वह शांत हुई। तीसरे चाचा किन का दिल बैठ गया। उन्हें याद आया कि कैसे घर पर परिवार के लोग उनकी बेटी के बारे में नाराजगी से बात करते थे जब वो आसपास नहीं होती थी। उन्हें घुटन महसूस होने लगी और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर भी उन्होंने सबसे पहले उस शाम के स्टार किन वेनक्यांग को समझाया कि अन्य लोग क्यों नहीं आए। किन वेनक्यांग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। दूसरों को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि वह अब एक वृद्ध गर्भवती माँ बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बीच किन सेकंड के परिवार के पास साझा करने के लिए ताज़ा गपशप थी। अविश्वसनीय। तीसरी चाची और किन हान उस षड्यंत्रकारी महिला को सभा में लाना चाहते थे, लेकिन तीसरे चाचा ने मना कर दिया। इसलिए वे नाराज हो गए और नहीं आए। वे खुद को क्या समझते हैं? बड़ी बहन के तलाक और वेवेई के नाम परिवर्तन का बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें किसी और को लाने का सुझाव देने की हिम्मत कैसे हुई? हास्यास्पद। चैप्टर 340। किन द्वितीय परिवार ने सच्चाई सुनी और अपने चेहरे पर तिरस्कार दर्शाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि किन जियान को हाल ही में की गई जांच के नतीजे याद आ गए। यू शिन वास्तव में अनाथालय की एक बच्ची थी जिसे उसकी तीसरी चाची ने प्रायोजित किया था, और किन हान ने इसी वजह से उसे जाना था। लेकिन उसकी तीसरी चाची ने यू शिन का खास ख्याल रखा, जो एक अनाथ के सामान्य प्रायोजन से कहीं ज्यादा था। उसने उसे एक गोद ली हुई बेटी की तरह पाला, लगातार देखभाल की और पैसे की निरंतर आपूर्ति की। ये ऐसी बात थी जिसके बारे में उसके तीसरे चाचा को भी पता नहीं था, क्योंकि वह अपने करियर पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसे पारिवारिक मामलों की चिंता नहीं थी। यदि समयरेखा न होती तो किन जियान को संदेह हो सकता था कि यू शिन भी एक नाजायज संतान थी। फिर भी किन जियान ने अपने लोगों से यू शिन के जैविक माता पिता के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। अगर उनसे कोई संबंध नहीं था
तो उसकी तीसरी चाची के लिए इतनी हद तक जाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा किन जियान ने कुछ दिलचस्प जानकारियां भी उजागर की थी, जिन्हें जीफी भी नहीं खोज पाई थी। ये पूरी तरह से संयोगवश हुआ था। उदाहरण के लिए, किन हान का यू शिन के प्रति इतना सुरक्षात्मक होने का कारण ये था कि वो पहले से ही उसकी थी। उनके होटल चेक इन रिकॉर्ड संकलित किए गए थे और किन जियान को सौंप दिए गए थे। किन शियान को अपने रिश्ते को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि दोनों तकनीकी रूप से सिंगल थे। लेकिन अगर यू शियान गोद ली हुई बेटी के रूप में किन परिवार में आती, तो ये रिकॉर्ड उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत होते। इस बीच किन थर्ड अंकल ने किन जियाक्सी से पूछा कि यहाँ रहने के दौरान उसका क्या हाल रहा, ये संकेत देते हुए कि क्या वो घर लौटना चाहती है। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें किन जियाक्सी को वापस लाने का सुझाव दिया था, लेकिन अब वह उसे मजबूर नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके विचार सुनना पसंद करते थे। पहले किन जियाक्सी अपने परिवार की व्यवस्था के अनुसार ही चलती थी, लेकिन इस बार उसने अपना सिर उठाया और कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। वे शायद ही कभी आते हैं और छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, इसलिए स्कूल लौटने से पहले मेरे पास उनके साथ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। उनके शब्दों का तात्पर्य था कि उनके पास जो थोड़ा समय बचा है वह अपने परिवार के साथ नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ बिताएंगी। किन तीसरे चाचा को आखिरकार अपने परिवार की समस्याओं का एहसास हुआ। उन्होंने मौका मिलते ही अपनी बेटी से ठीक से बात करने का फैसला किया। अपने पिता से निपटने के बाद किन जियाक्सी जल्दी से जीवंत माहौल में लौटना चाहती थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। किन जियाक्सी ने सावधानी से फोन निकाला। उसे डर था कि कहीं यह उसकी माँ या भाई का डांटने वाला संदेश न हो, लेकिन उस पर नजर डालने पर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये पत्र उसके प्रेमी सुजे का था। विदेश यात्रा के कारण वे कई दिनों से संपर्क से बाहर थे। अंततः वो आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने संदेश खोला तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम यू शिन को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो और वह एक गरीब अनाथ है। क्या तुम उसे खुश नहीं देख सकते? मुझे तुम्हारा ये पक्ष पसंद नहीं है। ये दयालुता नहीं है। तुमने मुझे निराश किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार है। अपने पिता को यू शिन को अपनाने से मत रोको। आज ही उनके साथ घर जाओ, अपनी गलतियों को सुधारो और मिलकर काम करो ताकि किन परिवार उसे अपना ले। किन जियाक्सी स्तब्ध रह गई। सुजे के साथ अपने रिश्ते के दौरान कई बार ऐसा हुआ था जब उसने उसकी आलोचना करने के लिए बहुत कठोर लहजे का इस्तेमाल किया था। इससे उसे हमेशा बहुत बुरा लगता था और वो खुद पर बहुत ज्यादा विचार करती थी। आखिरकार उसकी माँ और भाई यू शिन को बहुत प्यार करते थे और सिर्फ सुजे ने ही उसे चुना था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुजे ही उसके पास थी। लेकिन जैसे ही वो उसे माफी मांगने के लिए बुलाने वाली थी, उसने हॉल से हंसी की आवाज सुनी। मैं किन परिवार की बेटी हूँ? वही और मैंने क्या गलत किया होगा? ये निश्चित रूप से उनकी गलती है। आप जल्द ही देखेंगे। किन कॉर्पोरेशन की शाखा में पीआर टीम केवल दिखावे के लिए नहीं है। दिखावे के लिए तैयार हो जाओ। किन वेनक्यांग ने अहंकार से कहा। किन जियाक्सी ने रुककर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी देखा था उसे याद किया। अचानक उसे ये संदेश चुभने जैसा लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहा सुना, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं रोका। ये किन परिवार का फैसला है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। मुझ पर आरोप लगाने से पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुम यू शिन का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या तुम दोनों करीब हो? उसकी संदेश भेजते समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसे जवाब मिला। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं बस निष्पक्षता से बोल रहा हूँ, क्योंकि यू शिन तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए परिवार की तरह है। क्या उसने तुम्हारी माँ की जान नहीं बचाई? तुम्हें आभारी होना चाहिए। मैं तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब तुम मेरी बातों पर भी संदेह कर रहे हो? किन जियाक्सी को अचानक लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये तथाकथित जीवन रक्षक उपकार के कारण था कि वह यूशिन के किन परिवार में शामिल होने का विरोध नहीं कर सकी। किसी भी तरह का प्रतिरोध उसे कृतघ्न बना देगा। लेकिन ये याद करते हुए कि कैसे हर कोई हमेशा उसके चचेरे भाई के पीछे खड़ा था, किन जियाक्सी को अचानक अकेलापन महसूस हुआ, यहाँ तक कि एक ऐसे प्रेमी के साथ भी जिससे पूरा स्कूल ईर्ष्या करता था। हॉल से फिर आवाजें उठने लगीं। हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरा भाई निश्चित रूप से अनुमान लगा सकता है। बिल्कुल, अगर चचेरा भाई लगातार रहस्यपूर्ण बातें करता रहा तो हम सीधे दूसरे भाई से पूछेंगे। किन जियाक्सी ने संदेशों पर फिर से नजर डाली और उनमें एक अवर्णनीय अहंकार महसूस किया। वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी और उसने कहा, मेरा चचेरा भाई किन जियान है, जो किन परिवार का मुखिया है और किन कॉर्पोरेशन का प्रभारी है। अगर वह किसी बात से असहमत है तो मेरे पिता भी उसका विरोध नहीं करेंगे। क्या मैं उसके बताए रास्ते पर चलकर गलत हूँ? संदेश भेजने के बाद किन जियाक्सी को होश आया और उसने जल्दी से अपना फोन रख दिया। वह सू जे की प्रतिक्रिया की कल्पना करने से डर रही थी। ये पहली बार था जब उसने उससे बात की थी और ये बेहद असहज महसूस कर रही थी। लेकिन उसे विश्वास था कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। दूसरी तरफ से सुजे ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने मैसेज देखा, उसने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। क्या ये सीधा अपमान नहीं था? किन जियान की प्रतिष्ठा वाइस सिटी में भी प्रसिद्ध थी। किन जियाक्सी के शब्दों का तात्पर्य था कि किन जियान के निर्णय निर्विवाद थे। इसलिए सुजी कौन होता है, किसी को सही करने वाला? सु परिवार के युवा स्वामी ने सारी रात गुस्से में बिताई। इस बीच हॉल में सभी लोग अपने चचेरे भाई के तलाक के बारे में नवीनतम गपशप का आनंद ले रहे थे। रात 8 बजे तक, जो कि वाई सिटी के मनोरंजन नेटवर्क पर सबसे अधिक सक्रिय समय था, एक धनी परिवार के घोटाले के बारे में सनसनीखेज शीर्षक प्रसारित हुआ। किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार के दौरान मालकिन पर हमला किया। बेटी के साथ साथ दादा दादी से भी संबंध तोड़ लिए। लेख में घटना की पृष्ठभूमि, बदमाश की योजना, घटनास्थल पर मालकिन के परिवार के फोटो तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, दादा दादी द्वारा किन वेवेई को अस्वीकार करने की घोषणा का नोटरीकृत वीडियो का विस्तृत विवरण दिया गया है। इंटरनेट में विस्फोट हो गया। जल्द ही जनता की राय तय हो गई और यांग फेंग के माता पिता के आह्वान को तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि भले ही वे संबंध तोड़ना चाहें, लेकिन खून के रिश्ते मिटाए नहीं जा सकते। उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में किन वेवेई को मजबूर करने के लिए भावनात्मक ब्लैकमेल या सार्वजनिक दबाव का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब, जब पूरा इंटरनेट उनकी निंदा कर रहा है, तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि चीजें उनके अनुकूल होंगी। किन परिवार में हर कोई गपशप पढ़कर हंस रहा था। यह उनके भागने के सभी रास्ते बंद करने के लिए एक पूर्वाक्रमण है। वे अब नैतिक ब्लैकमेल का उपयोग नहीं कर पाएंगे।